जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ये चैप्टर भारतीय कपड़े और लौह इस्पात उद्योग पर आधारित है। एंड आज के इस क्लास में हमें डिस्कस करना है कि भारतीय कपड़े और लौह इस्पात का विश्व बाजार में क्या स्थान था। इनके कुछ एग्जांपल्स लेकर के इनकी विशेषताओं के विषय में डिस्कस करेंगे और फिर विश्व बाजार एंड भारतीय बाजार इन दोनों ही जगहों पर इनका पतन कैसे हुआ ये हम डिस्कस करेंगे और फिर पुनः खड़े होने के लिए भारतीय कपड़ा और लौह इस्पात मिलों का उदय कैसे हुआ, इनके विषय में भी आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर काफी बड़ा है और आज के इस चैप्टर में हमें काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखने को मिलते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ लेकर के आए, जिसमें चैप्टर में दिए गए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके बेसिक के साथ में अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलना, जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इस कोर्स में हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी को कंप्लीट कवर करने वाले। इसकी क्लासेस हमने 5 अगस्त से स्टार्ट कर दी हैं एंड दिसंबर 2024 तक अर्थात 5 महीने में हम इस कोर्स को कंप्लीट भी कर देंगे। इस कोर्स में हम एनसीईआरटी की प्रॉपर रिकॉर्डेड क्लासेस, स्पेशल नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित क्विज भी प्रोवाइड करेंगे। एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट ग्रुप दिया गया और 1-to-1 सेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया, जिससे कि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। एंड हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की दो बड़ी खासियतें जिस वजह से ये बेस्ट एनसीईआरटी कोर्स एवर होने वाला है। पहली खासियत तो ये कि इस कोर्स में आने वाली सभी क्लासेस को हमने कंप्लीटली फ्री कर दिया है, जिससे कि जो बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इन क्लासेस के माध्यम से अपनी एनसीईआरटी की पढ़ाई को पूरा कर सकें। ये क्लासेस हमारी एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल दोनों ही जगहों पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, अभी तक की आई हुई क्लासेस की प्लेलिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी है। एंड आगे जो क्लासेस आएंगी उनकी भी प्लेलिस्ट इसी तरह से प्रोवाइड की जाएगी। एंड हाँ, दूसरी खासियत जो है वो ये कि हमारा ये एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इट मींस देखो, इस कोर्स को तो सबसे पहले हमने स्पेशली यूपीएससी वालों के लिए डिजाइन किया है, लेकिन यूपीएससी के अलावा अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, फिर इंडिया के किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप हमारे इस एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इससे बेस्ट कोर्स आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कोर्स में हम एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स का सबसे पहले निचोड़ लेकर के आते हैं और फिर उसमें दिए गए हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस तक डिस्कस करते हैं, जिससे कि चैप्टर से बनने वाले हर एक प्रश्न को हम समझ सकें। इस कोर्स में आने वाली सभी क्लासेस तो फ्री हैं, लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए है, डाउट ग्रुप ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या फिर क्विज ज्वाइन करनी है, तो इसके लिए आपको ये कोर्स परचेस करना पड़ेगा। एंड कोर्स परचेस करने के लिए सिंपली आप हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। ये हमारा ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में रजिस्टर कर लेना। जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर आपको दिखेगा एंड यहां से आप एनसीईआरटी नोट्स, कंप्लीट पैड कोर्स, टेस्ट सीरीज, सिलेबस, फ्री कंटेंट, इन सभी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम एनसीईआरटी नोट्स या फिर पैड कोर्स की बात करें तो अभी हमने दो पैड कोर्स अवेलेबल करवा कर रखे हुए हैं। एक एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स है और एक एनसीईआरटी बैच 1 बेसिक है। अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 6 से लेकर 12 तक की, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। केवल क्लास 6 से 8 तक की पढ़नी है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको केवल नोट्स चाहिए तो भी आप यहां से ले सकते हो। अभी हमने क्लास 6 to 8 के नोट्स अवेलेबल करवा कर रखे हुए हैं, आगे के भी नोट्स जल्द ही अवेलेबल करवाए जाएंगे। सिंपली अगर आपको कोई भी परचेस करना है तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप यहां पर सबसे पहले इसके बारे में डिटेल्स देख लीजिएगा एंड फिर कंटेंट क्या उसमें आपको मिलने वाला है वो देख लीजिएगा। फिर सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करके आप उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। एंड अब चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आज के इस चैप्टर पर फोकस करते हैं। तो चैप्टर का नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। अब चूंकि हमारा आज का ये चैप्टर कपड़े और लोहे पर आधारित है, इसलिए सबसे पहले हम इन दोनों के उद्योग के महत्व को समझ लेते हैं, फिर चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और भारतीय कपड़े एवं लोहे पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर कहा जा रहा है कपड़ा और लोहा व इस्पात दोनों ही उद्योग आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। बात की जा रही है आधुनिक विश्व की, अर्थात आधुनिकता के दौर की। आधुनिक
आधुनिकता के दौर को एक तो हम वर्तमान समय के साथ में जोड़कर देखते हैं, इसके अलावा वर्तमान समय से थोड़ा पहले अर्थात 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौर को भी आधुनिकता का दौर कहा जाता है, क्योंकि इसी समय पर पूरे विश्व में विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, परिवहन और उद्योग के क्षेत्र में बड़े बड़े विकास हमें देखने को मिलते हैं। इसी समय कई सारे आविष्कार किए गए, जिनकी वजह से हमने क्या किया, अपने पुराने परंपरागत तरीकों को छोड़ करके नए तरीकों के माध्यम से अपने कार्यों को करना शुरू कर दिया, नए नए तरीकों को अपनाया। एग्जाम्पल के माध्यम से कई सारी चीजों का निर्माण पहले हम हाथों से करते थे, लेकिन अब जब नई नई मशीनों का आविष्कार कर लिया गया तो मशीनों के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट बनाने लगे, मशीनों का इस्तेमाल करने लगे। पहले युद्धों में तलवार हो गया, इसके अलावा भाला हो गया, इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब बंदूकों का इस्तेमाल होने लगा। पहले क्या था कि आवागमन के लिए हम विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग करते थे, लेकिन अब क्या हुआ, स्टीम इंजन का आविष्कार कर लिया गया और स्टीम इंजन के आविष्कार के बाद में लगभग सभी चीजों में स्टीम इंजन का प्रयोग किया जाने लगा। इससे कि आवागमन बहुत ही आसान हो गया, पूरे विश्व में व्यापार फैलता जा रहा था। अर्थात आधुनिक विश्व का जो दौर था, यह बड़े परिवर्तनों का दौर हमें देखने को मिलता है। और यहां पर कहा जा रहा है कि आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से अर्थात उद्योग के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए कपड़ा और लोहा व इस्पात, ये दोनों ही उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुके थे। कैसे, इस चीज को भी समझ लेते हैं। अगर हम कपड़े की बात करें तो कपड़े का उपयोग लोग न केवल अपने शरीर को ढकने के लिए, बल्कि प्रदर्शन करने के लिए, फैशन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए और भी कई सारी चीजों के लिए कपड़े का उपयोग करते थे और अच्छे से अच्छे कपड़े की डिमांड भी की जाती थी। और जब पूरे विश्व में व्यापार फैलने लगा, अच्छे से अच्छे किस्म के कपड़े के विषय में लोग जानने लगे, तो कपड़े की डिमांड भी बढ़ने लगी। इसलिए जो कपड़े का उद्योग है, यह पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उद्योग बनकर के सामने आया। इसके अलावा अगर हम लोहा व इस्पात उद्योग की बात करें, लोहे को इंग्लिश में हम आयरन कहते हैं और इस्पात को स्टील कहते हैं, दोनों में थोड़ा सा फर्क रहता है। ठीक है, आगे की क्लासेस हमें इसके विषय में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी स्टील और लोहे में अंतर यहां पर नहीं समझेंगे। ठीक है, तो स्टील कहते हैं इस्पात को और आयरन कहते हैं लोहे को। ठीक है, तो लोहा और इस्पात उद्योग जो था, यह भी आधुनिक विश्व तक आते आते एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। कैसे, इस चीज को भी समझ लो। देखो, आधुनिक विश्व में होता क्या है कि विभिन्न चीजों का आविष्कार किया जाता है, मशीनों का आविष्कार किया जाता है, स्टीम इंजन का आविष्कार किया जाता है, युद्ध में इस्तेमाल होने वाले जो हथियार थे वो भी आधुनिक होते जा रहे थे और इन सभी चीजों के निर्माण में लोहे का उपयोग किया जा रहा था। इसलिए लोहा व इस्पात उद्योग भी एक औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। अर्थात अब ये कपड़ा और लोहा और इस्पात उद्योग, ये दोनों ही उद्योग औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योग माने जाने लगे थे। आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आगे कहा जा रहा है, सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। वैसे इसके विषय में अभी हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक जानकारियां हम आपको दे देते हैं। यहां पर कहा ही जा रहा है कि पहले क्या था कि ब्रिटेन में भारत का बना हुआ सूती कपड़ा जाता था, ठीक है, जिससे कि ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक लोग बहुत परेशान थे। लेकिन फिर क्या होता है, ब्रिटेन में एक मशीन का आविष्कार कर लिया जाता है, जिसके माध्यम से एक साथ एक ही टाइम पर बड़े पैमाने पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, सस्ता और बहुत ही जल्दी कपड़े का निर्माण किया जाने लगा। इससे हुआ क्या कि ब्रिटेन में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, सस्ता और बहुत अधिक मात्रा में कपड़ा बहुत ही जल्दी बनाया जाने लगा। इससे हुआ क्या कि ये अपने देश में बने हुए कपड़े को व्यापार के माध्यम से पूरी दुनिया में लेकर के गए और पूरी दुनिया में जो कपड़े की आवश्यकता थी, जो कपड़े की डिमांड थी, उसको इन्होंने पूरा किया और इसके माध्यम से एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र के रूप में सामने आए। ठीक है, अर्थात कपड़े की डिमांड को पूरा करके, ठीक है, ये एक सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बन गए। ठीक है, क्योंकि उस समय कपड़े की डिमांड बहुत अधिक थी और इन्होंने उस डिमांड को पूरा किया। ठीक है, इस तरह से कपड़ा जो है आधुनिक विश्व का एक औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से इसको देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। अब उस समय जो दो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग थे, उनमें से एक था कपड़े का और दूसरा था लोहे का। पहले इन्होंने कपड़े के ऊपर कब्जा कर लिया मशीन बनाने के बाद में, फिर 1850 के दशक तक आते आते ब्रिटेन में लोहा और इस्पात उद्योग को भी इन्होंने विकसित कर लिया और इस पर भी जब इन्होंने कब्जा कर लिया और दुनिया की डिमांड को ये पूरा करने लगे तो दुनिया का कारखाना इनको कहा जाने लगा कि भैया लोहे की आवश्यकता है, ब्रिटेन के पास में जाओ, कपड़े की आवश्यकता है, ब्रिटेन के पास में जाओ, या फिर ब्रिटेन के अधिकारी, ब्रिटेन के व्यापारियों से संपर्क करो। इस तरह से अगर हम कहें तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो जाता है और ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण
संपूर्ण दुनिया के कारखाने के रूप में जाना जाने लगता है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध है। इस चीज को वैसे आज के इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके कुछ बेसिक जानकारियां हम यहां पर आपको बता देते हैं। कहा जा रहा है जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ वो समय और भारत पर ब्रिटिश विजय जब हुआ, अर्थात भारत में उपनिवेशीकरण जब हुआ, भारत को जब इन्होंने गुलाम बनाए, इन दोनों में गहरा संबंध देखने को मिलता है। मैं यहां पर आपको डायरेक्ट बताता हूं हुआ क्या। जब इन्होंने भारत के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित की तो भारत के प्रोडक्ट को सस्ते दर पर खरीद कर ले जाकर ब्रिटेन में बेचने लगे और विभिन्न देशों में बेचने लगे। ठीक है, इन्होंने यहां के उत्पादन को ना तो कोई संरक्षण प्रदान किया और ना ही उसको बढ़ावा दिया। ठीक है, बल्कि यहां के जो उत्पादक लोग थे उनको लूटने का काम किया। और वहां पर इसके विपरीत ब्रिटेन में क्या हुआ, ब्रिटेन में जो कपड़ा उत्पादक लोग थे और अन्य चीजों का जो उत्पादन हो रहा था उसको न केवल संरक्षण प्रदान किया जा रहा था बल्कि प्रोत्साहन भी प्रदान किया जा रहा था। इससे हुआ क्या, ब्रिटेन में तो औद्योगिकरण आया, लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत में इन सभी क्षेत्रों में विनाश होने लगा। भारत का जो कपड़ा उत्पादन था उसका पतन हो गया और विभिन्न क्षेत्रों में हमें कई सारे पतन, जो लोहे का उत्पादन हो रहा था उस क्षेत्र में भी पतन हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में यहां पर भारत में पतन होने लगा और ब्रिटेन औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए अपने भारतीय भूभाग पर कब्जे किए और व्यापार का ढांचा बदलता गया। उन्होंने अपने व्यापार की रक्षा के लिए भारत पर कब्जा किया था और भारत का व्यापार धीरे धीरे इससे क्या हुआ, नष्ट होता चला गया। इन्होंने भारत के व्यापार को संरक्षण प्रदान किया ही नहीं बिल्कुल भी, और ना ही इसको प्रोत्साहन प्रदान किया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। वो हुआ क्या था, 18वीं सदी के आखिरी में, यानी कि 18वीं सदी के आखिरी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत से चीजें खरीदती थी। कपड़ा हो गया, मसाले हो गए और भी कई सारी चीजें हो गई जो भारत से खरीदने का काम करती थी और इंग्लैंड इसके अलावा यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर के बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। अच्छा, यहां से जो चीजें खरीदती थी, ठीक है, आगे वही दिया जा रहा। अब मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली, देखो यहां से जो चीजें खरीदती थी वो यहीं से वसूलने वाले लागान से खरीदती थी और विदेश में जाकर बेच देती थी, तो इससे इनको मोटा मुनाफा मिलता था। लेकिन जो भारत के बुनकर समुदाय के लोग थे या फिर जिन चीजों को खरीदती थी उन चीजों का उत्पादन करने वाले लोग थे, उनको भारी घाटा होता था। इससे भारत का जो उत्पादन था वो धीरे धीरे घटने लगा। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। अभी तक क्या था कि भारत में चीजों का उत्पादन होता था और ब्रिटेन में ले जाकर उस चीज को बेचा जाता था। लेकिन जब ब्रिटेन में चीजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा तो ब्रिटेन के उद्योगपति जो लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, चीजों का उत्पादन करने वाले लोग थे, ये सभी लोग भारत को एक बाजार के रूप में देखने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा और इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, ये आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। जितने भी टॉपिक अभी हमने यहां पर डिस्कस किए सारे के सारे बहुत ही बारीकी से अब हमें यहां पर डिस्कस करना है। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो पहली हेडिंग है भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। अब हमें यहां पर भारतीय कपड़े का विश्व बाजार में क्या स्थान था यह डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। कहने का अर्थ यहां पर यह कि जब अंग्रेजों ने भारत में विजय स्थापित की, सबसे पहले सन 1757 में, कब, सन 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा और बंगाल को जीता। ठीक है, तो इससे पहले भारत में जो कपड़े का उत्पादन किया जाता था, यह भारतीय कपड़ा पूरी दुनिया में बनने वाले कपड़े से कोसों आगे था। एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसे समझ सकते हो कि भारत में बनने वाला कपड़ा अर्थात 5G का जमाना और पूरी दुनिया में बनने वाला कपड़ा अर्थात 2G का जमाना, इतना आगे था भारत में बनने वाला जो कपड़ा था। यह हर क्षेत्र में, कहा जा रहा है भारतीय कपड़ा लंबे समय से अपनी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी और बारीक कारीगरी अर्थात डिजाइनिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर था अर्थात फेमस था। दक्षिण पूर्वी एशिया जिसमें जावा, सुमात्रा और पेनांग देखने को मिलते हैं, इसके अलावा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार भी था। अर्थात केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि एशिया के भी कई सारे इलाकों में भारतीय कपड़े का बड़ा व्यापार हमें देखने को मिलता था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारी कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़ा खरीदने लगी। देखो यूरोप में जो भारत में जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियां आई थी वो 16वीं सदी से ही अपना व्यापार
मुख्य रूप से शुरू करती हैं। इससे पहले आई गई, आने जाने में भी बहुत टाइम लगता था। तो 16वीं सदी से इन्होंने हमारे यहां से अपना व्यापार शुरू किया। इससे पहले भी व्यापार होता था, लेकिन इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर यूरोप से व्यापार नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर हमारे भारतीय कपड़े की विशेषताओं के विषय में डिस्कस करना है, जिसके लिए हेडिंग दी गई है शब्दों में छिपा, एक मिनट, शब्दों में इतिहास छिपा है। भारतीय कपड़ों के लिए कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, कई सारे नाम रखे गए थे, क्योंकि विशेष प्रकार का कपड़ा था। इसलिए अब हम इन्हीं शब्दों के माध्यम से भारतीय कपड़े की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है, यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसूल शहर में अरब व्यापारियों के पास में देखा और इसे मसलिन या फिर मलमल कहने लगे। कहा जा रहा है यूरोप के जो व्यापारी हैं, इन्होंने सबसे पहले भारत का जो सूती कपड़ा था, ये बारीक सूती कपड़ा था। बारीक सूती कपड़ा अर्थात हमारे यहां पर जो सूती कपड़ा बनाया जाता था, ये बहुत ही महीन धागे से बनाया जाता, इसलिए पतला हुआ करता था। ठीक है, तो ये बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले इराक के मोसूल शहर में देखा। किनके पास में? अरब के व्यापारियों के पास में देखा। और जब इन्होंने मोसूल शहर में देखा, इसलिए इस कपड़े का नाम रख दिया क्या? मसलिन। क्या नाम रखा? मसलिन, या फिर इसे मलमल कह करके भी बुलाया जाता था। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए, तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत के केरल के कालीकट में डेरा डाला। कहां पर डेरा डाला? अच्छा, इसके विषय में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब ये हमारे यहां पर पुर्तगाली नाविक आए, पुर्तगाली व्यापारिक यात्री आए, तो इन्होंने सबसे पहले हमारे यहां पर केरल के कालीकट वाले इलाके में डेरा डाला था। ठीक है, यहां से वे मसाले के साथ सूती कपड़ा भी ले गए। उन्होंने सूती कपड़े को देखा, बहुत अच्छा लगा, तो मसाले तो ले ही गए, मसाले के साथ ही साथ सूती कपड़ा भी लेकर के गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहा जाने लगा। अर्थात समझो, अभी जो सूती कपड़ा यहां से लेकर के गए, ठीक है, अब चूंकि ये आकर के इन्होंने सबसे पहले कालीकट में अपना डेरा डाला था और यहीं से इन चीजों को लेकर के भी गए, इसलिए इस सूती कपड़े को इन्होंने कैलिको भी कहा। ठीक है, बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। स्टार्टिंग में इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि इन्होंने कालीकट में आकर के डेरा डाला और यहीं से सबसे पहले सूती कपड़े को लेकर के गए थे। लेकिन आगे चल करके इस कैलिको शब्द का उपयोग सभी प्रकार के सूती कपड़ों के लिए किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों अर्थात इनके लिए काम करने वाले लोगों को 5,89,000 थानों का ऑर्डर दिया था। जो थान होता है उसके विषय में भी बताया जा रहा है। आमतौर पर एक थान 20 गज लंबा, 1 गज चौड़ा होता है। ठीक है, जिसे थान कहा जाता है। ठीक है, तो थान जो होती है बहुत बड़ी होती है। बेसिकली होता था क्या था कि सिंपल कपड़ा भेजा जाता था, फिर उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की चीजें बनाई जाती, जैसे कि कोट बनाना है, पैंट बनानी है, शर्ट बनानी है, या फिर कोई और ड्रेस बनानी है। तो उस ड्रेस को बनाने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल होता था, वो कपड़ा भारत से भेजा जाता था। ठीक है, बिल्कुल कपड़ा तैयार करके बुक सेट वगैरह बना करके नहीं भेजे जाते थे, कपड़े के थाने भेजी जाती थी। ठीक है, तो 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में स्थित अपने नुमाइंदों अर्थात इनके लिए काम करने वाले लोगों के पास में 5,89,000 थानों का ऑर्डर दिया था, जिसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्में शामिल थी। उन 89 प्रकार का 98 प्रकार के कपड़े का ऑर्डर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर भारत में। अब आप समझ सकते हो कि उसमें कितने प्रकार के कपड़े बनाए जाते थे। अगर आपसे आज ही पूछा है कि किन्हीं 10 प्रकार के कपड़ों के नाम कमेंट बॉक्स में बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ किन्हीं 10 प्रकार के कपड़ों के नाम। और यहां पर अगर हम देखें तो सूती और रेशमी, केवल इन दोनों ही कपड़ों के 98 किस्में हमें देखने को मिलती हैं। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे। क्या कहते थे? पीस गुड्स। ठीक है, और ये आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था। इसके विषय में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप समझ सकते हो, जैसे आज के टाइम पर हम अपनी ड्रेस वगैरह बनवाने के लिए कपड़े की दुकान पर जाते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि हमें 2 मीटर कपड़ा दे दो। ठीक है, तो 2 मीटर कपड़ा काट कर दिया जाता है पूरी की पूरी थान से। इसी प्रकार से पहले थान हुआ करती थी जो कि 20 गज लंबी और 1 गज चौड़ी होती थी। ठीक है, इन थानों का ऑर्डर दिया जाता था। कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। अब यहां पर समझो, एक जो थान है वो 20 गज लंबा है। ठीक है, और 5 लाख थानों का ऑर्डर है, लगभग 6 लाख, 5,89,000, लगभग 6 लाख थानों का ऑर्डर आया है। तो इतना बड़ा ऑर्डर तैयार करने में भी तो टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए इस ऑर्डर को 2 साल पहले भेजा जाता था, जिससे कि ऑर्डर जब भारत में पहुंचेगा, फिर ऑर्डर तैयार किया जाएगा, फिर भारत से आएगा, तो इसमें टाइम लग जाता था। ठीक है, अब जब कपड़े लंदन पहुंचते थे
तो उन्हें नीलामी के जरिए बेचा जाता था। भारतीय कपड़े की वहां पर इतनी अधिक डिमांड थी, इतना अधिक मशहूर था कि नीलामी के जरिए कपड़ा बेचा जाता था। कैसे कि भैया जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसको ही ये कपड़ा दिया जाएगा, नीलामी होती थी बाकायदा। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया जाता था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे, ऐसे कपड़े भी शामिल थे जिनके ऊपर छपाई की जाती थी, छापेदार सूती कपड़े। जैसे एग्जांपल के रूप में आप यहां पर एक देख सकते हो, ये छापेदार सूती कपड़ा है, ठीक है, जिन्हें ये व्यापारी सिंध, कोसा और बंडाना कहते थे। तो तीन नामों से इसे जाना जाता था। अंग्रेजी का सिंध शब्द जो है, यहां पर जो सिंध शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये शब्द हिंदी के छींट शब्द से निकला हुआ है। अब ये छींट नहीं बोल पाए होंगे, अंग्रेज थे, अंग्रेजी का इस्तेमाल करते थे, हिंदी जानते नहीं थे, तो इन्होंने इसको एक नया नाम दे दिया, क्या, सिंध नाम दे दिया, ठीक है, और इसी शब्द का ये इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। तो छींट शब्द से ही सिंध शब्द निकला है, और छींट वाला कपड़ा ही था जिसकी बहुत अधिक डिमांड हुआ करती थी। हमारे यहां छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता था। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, यही छींट का कपड़ा है, इसमें रंगीन फूल पत्तियां बनी होती थी और छोटे छोटे छापे इसमें लगाए जाते थे। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हुई, ठीक है। कब, 1680 के दशक तक आते आते। याद रखना, हमारे यहां पर जो ये ऑर्डर दिया गया था इतनी अधिक मात्रा का, ये कब दिया गया था, 1760 में, ठीक है। लेकिन 17वीं सदी में, ठीक है, 17वीं सदी में अर्थात 1680 के दशक तक आते आते इंग्लैंड और यूरोप के कई सारे इलाकों में भारतीय सूते कपड़े की बहुत जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक डिजाइन, बारीक रेसे और सस्ती कीमत के कारण इसका अलग ही रुतबा हुआ करता था, यानी कि इसकी वहां पर बहुत जबरदस्त मांग थी और अपना मतलब कह सकते हो ना कि भाई दबदबा बना करके रखा हुआ था इसने वहां पर। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़े से बने परिधान पहनती थी। जो वहां की महारानी थी, रानी थी, वो भी भारतीय कपड़े से बने हुए परिधान, ये परिधान इनके द्वारा पहनी जाने वाली जो पोशाक हुआ करती थी उसको कहते हैं। जैसे आज के टाइम पर हम कहते हैं शर्ट, पैंट, कोट या फिर मतलब कोई और राजसी वस्त्र कहते हैं, तो उस समय महारानी जिन कपड़ों को पहनती थी उन्हें परिधान कहा जाता था और यह परिधान भारतीय कपड़े से बनाया जाता था। इतना अधिक फेमस हो चुका था भारतीय कपड़ा। ये एग्जांपल आप देख सकते हो, ये आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े की छपाई वाला एक छींट का कपड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में हमें बंडाना को डिस्कस करना। अब हम यहां पर क्या है कि कपड़े की कुछ किस्मों को डिस्कस करेंगे, कुछ कपड़े की कुछ किस्मों की विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। तो अगले बिंदु में हम सबसे पहले बंडाना को डिस्कस करेंगे, फिर पटोला बुनाई को डिस्कस करेंगे, फिर जामदानी बुनाई को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बंडाना की बात करें तो बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। जो बंडाना है, इस शब्द का इस्तेमाल एक गुलूबंद के लिए किया जाता था जो कि छापेदार हुआ करता था और इसका इस्तेमाल गले या फिर सिर पर पहनने के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला हुआ है। भाई हिंदी में बांधना, ठीक है, गले में बांध दिया, सर पे बांध दिया और मतलब क्या है कि फिर इसे बांधना से बंडाना शब्द निकल के आया। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रैंग साजी कुछ होगा, रैंग साजी की विधियों से ही बनाया जाता। एक मिनट में, बांधने और रैंग साजी की विधियों से बनाया जाता था। बंडाना शैली के कपड़े अधिकांश राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते। देखो, इस कपड़े को इस तरह से बनाया जाता था जिससे कि गले या फिर सर के ऊपर बांधा जा सके और इसमें चटक रंगों के माध्यम से रंगा इससे जाता था, चित्रकारी इसमें तैयार की जाती थी, ठीक है। और ये जो कपड़े थे बंडाना शैली के अधिकतर राजस्थान और गुजरात वाले इलाके में बनाए जाते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में अब हमें डिस्कस करना है पटोला बुनाई को। ये बहुत ज्यादा फेमस नहीं है आज के टाइम पर, इस पर बहुत कम प्रश्न आते हैं, लेकिन इसके विषय में भी डिस्कस करो। तो पटोला बुनाई के बारे में कहा जा रहा है कि पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहां यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई। देखो, कहा जा रहा है सूरत, अहमदाबाद और पाटन, इन तीन इलाकों में पटोला बुनाई का बहुत ही मतलब केंद्र हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर अधिक मात्रा में पटोला बुनाई की जाती थी, ठीक है। और अगर हम इसका व्यापार देखें तो इंडोनेशिया में इसका बड़ा व्यापार हमें देखने को मिलता है, भारी बाजार देखने को मिलता है। यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई, ठीक है।
हाँ, मतलब ये धीरे-धीरे वहाँ की परंपरा का हिस्सा ये बन गई थी। अगले पॉइंट में जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, जिसे आज के टाइम पर हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, संयुक्त प्रांत में स्थित लखनऊ थे। तो लखनऊ में और ढाका में, इन दोनों ही जगहों पर जामदानी बुनाई के प्रमुख केंद्र हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा जामदानी बुनाई करवाई जाती थी। अब इन देखो, बंडाना, पटोला और जामदानी, इन तो तीनों के ही हमने यहां पर इमेजेस रखी हुई हैं। ये आपको बंडाना डिजाइन देखने को मिलती है, ठीक है। बंडाना डिजाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जिस प्रकार की जाती थी, उसका एक एग्जांपल यहां पर दिया गया है, ठीक है, एक इमेज दी गई है। इसके अलावा पटोला बुनाई की बात की जाए तो ये आप पटोला बुनाई देख सकते हो, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छे ढंग से चित्रकारी वगैरह भी की जाती थी। पटोला बुनाई 19वीं सदी के मध्य में इसे किया गया। जामदानी बुनाई ये आपको देखने को मिलती है। ये कहां पर फेमस थी? तो ये बंगाल में स्थित ढाका और उत्तर प्रदेश में स्थित लखनऊ, इन दोनों ही जगहों पर इसका काफी अधिक उत्पादन किया जाता था। ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। जो ढाका था, ये 18वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र देखने को मिलता है। यहां पर जब तक अंग्रेजों ने मतलब इस इलाके को बर्बाद करना नहीं शुरू किया था, तब तक यहां पर कपड़े का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता रहा। जामदानी एक तरह का बारीकी मलमल होता है। जो जामदानी यहां पर शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये एक तरीका का बारीकी मलवल होता है, यानी कि बारीक कपड़ा होता है, जिससे एक करगे में सजावटी चित्र बुने जाते हैं। इसमें बुनाई की जाती है। आप यहां पर देख सकते हो, पहले एक कपड़ा रहा होगा, ठीक है, कपड़े के ऊपर बुनाई के माध्यम से चित्र इसमें तैयार किए गए, ठीक है। इसमें प्राय इसका रंग प्राय स्लेटी और सफेद होता है। जो जामदानी बुनाई का रंग होता है, ये अधिकतर स्लेटी या फिर सफेद हमें देखने को मिलता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। एक तो सोने के धागे, समझो सोने के धागों का इस्तेमाल हो रहा है या फिर सूती धागों का इस्तेमाल हो रहा है। आप इसमें पीले जो देख रहे हैं वो सोने के धागे होंगे, और जो ब्लैक देख रहे हो ये आई थिंक कि सूती के धागे होंगे, सूती धागे होंगे, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल होता था, यानी कि विशिष्ट किस्म के हमारे यहाँ पर कपड़े तैयार किए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। वैसे ये जो चैप्टर है अब हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जो लेटेस्ट एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें नहीं है, हमारी 2022 तक के एनसीईआरटी के सिलेबस में थे, बट चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखा है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है, यहाँ पर कई दूसरी तरह के कपड़ों का नाम भी उनके जन्म स्थान के अनुसार रखा गया था, जैसे कि कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। तो यहां से मिलने वाले जो कपड़े थे उनको यहां इस स्थान के नाम के आधार पर, जैसे कि पटना में मिलने वाला जो कपड़ा था उसे पटना के नाम से जाना जाता था कि भाई पटना का कपड़ा लेकर के आओ, कलकत्ता का कपड़ा लेकर के आओ। तो कई सारे कपड़े ऐसे भी थे जिनको उनके जन्म स्थान के अनुसार नाम दिया गया था। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने अधिक मशहूर हो चुके थे, ठीक है। चूंकि इन शब्दों का बहुत ही व्यापक प्रयोग हो रहा था पूरी दुनिया में, ठीक है, इसलिए ये कपड़े, इससे पता चलता है कि ये जो कपड़े थे पूरी दुनिया में कितने अधिक मशहूर हो चुके थे। अगली हेडिंग है यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। अब यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई भारतीय कपड़ों की विशेषताएं क्या थी, ठीक है। अब हमें यूरोपीय बाजारों में जब भारतीय कपड़ा पहुंचता है तो उसके विषय में डिस्कस करना है, ठीक है। पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता भारतीय कपड़े का विरोध करने लगे। भारतीय कपड़ा वहां जाने के बाद में इतना अधिक पॉपुलर हो गया कि इंग्लैंड में जो ऊन और रेशम का निर्माण करने वाले लोग थे वो इसकी पॉपुलैरिटी से बहुत अधिक परेशान हो गए और इसका विरोध करने लगे, जिसके दबाव में सन 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े, जिसे छींट कहा जाता था, इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। अब हुआ क्या, यहां पर ब्रिटिश सरकार ने अपने यहां के लोगों के हितों की रक्षा के लिए, ठीक है, वहां के जो कपड़ा निर्माता लोग थे उनके व्यापार की रक्षा के लिए, उनके उद्योग की रक्षा करने के लिए भारतीय कपड़ा, जिसे छींट कहा जाता है, इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। संयोग बस इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। जो छींट का कपड़ा था, सूती कपड़ा था, इसे भी कैलिको कहा गया था, और इस जो कानून लगाया गया, इस कानून को भी कैलिको अधिनियम नाम दिया गया। याद रखना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो बैन लगाया गया था, इस बैन को किस
अधिनियम के तहत लगाया गया था? तो कैलिको अधिनियम के तहत लगाया गया था, याद रखना। अगले बिंदु में कहा जा रहा है उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे, ठीक है। अब जब बैन लगा दिया गया तो बैन लगाने के बाद में इंग्लैंड में भी नए नए कपड़े कारखाने खुलने लगे और पहले से खुलते आ रहे थे। जब भारतीय कपड़ा पहुंच रहा था, तो उससे तरह तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे। कोई शर्ट बना रहा है, कोई कोट बना रहा है, कोई पैंट बना रहा है, कोई परिधान बनाने में लगा हुआ है। तो विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने के लिए कारखाने खुले हुए थे। भारतीय कपड़ों से के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे। अब यहां पर क्या किया गया कि केवल छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई, भारत के सभी कपड़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं लगाई गई। लेकिन इंग्लैंड में जो नए नए कारखाने खुलते जा रहे थे, ठीक है, तो भारतीय कपड़े से परेशान अंग्रेज जो थे, जो लाचार अंग्रेज थे, जो कपड़े का उत्पादन करते थे, ये चाहते थे कि भाई सभी तरह के भारतीय कपड़ों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग, यानी कि भारत का जो कपड़ा वहां पर जाता था, इससे रिलेटेड जो कार्य थे, ठीक है, इनको सरकारी संरक्षण में विकसित किया गया, ठीक है। सूती कपड़ा का जो उद्योग लगाया गया, ठीक है, इसके संरक्षण, इसको सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापी जाने लगी। अब यहां से क्या हुआ, यहां से डायरेक्ट सफेद मलमल जाने लगा, डायरेक्ट सफेद सूती कपड़ा जाने लगा, ठीक है, और वहां पर इसके ऊपर इंग्लैंड में ही छपाई की जाने लगी। कैलिको छपाई उद्योग को इंग्लैंड सरकार ने क्या किया, सरकारी संरक्षण में विकसित करना शुरू कर दिया। ये भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में विकसित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है भारतीय कपड़ों के साथ, एक मिनट, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधार की जरूरत दिखाई देने लगी। जब इंग्लैंड के कपड़ा कारीगरों ने देखा, कपड़ा उत्पादकों ने देखा कि भैया कुछ भी कर लो, हम भारतीय कपड़ों के साथ में कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, तब उन्होंने क्या किया, यहां पर तकनीकी सुधार करने शुरू कर दिए, ठीक है। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी, एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था, यानी कि एक व्यक्ति कई तकलियों पर काम करके कपड़ा बना सकता था, ऐसी एक मशीन का आविष्कार किया, ठीक है, जिसको नाम क्या दिया गया, स्पिनिंग जेनी नाम दिया गया। और इसका आविष्कार किसने किया था, जॉन के ने। कब किया था, तो सन 1764 में, ठीक है, याद रखना। जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादन का, एक मिनट, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई। अभी एक व्यक्ति एक तकलिया पर बैठ करके कपड़े का उत्पादन कर रहा था, लेकिन जब इस स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कर दिया गया तो एक ही व्यक्ति कई सारी तकलियों पर एक ही समय पर काम करने लगा, जिससे कि जो कपड़े का उत्पादन था वो अचानक काफी बड़ी मात्रा में बढ़ गया। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिससे सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया गया। 1786 में वास्प इंजन का आविष्कार किया गया था, याद रखना, ये पॉइंट रहते हैं जनरल नॉलेज के, नहीं याद रखते चला करो, ठीक है। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, जॉन के ने। कब, 1764 में, ठीक है। और वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो रिचर्ड आर्कराइट ने, ठीक है। कब, 1786 में, याद रखना। जब इस वास्प इंजन का आविष्कार हो गया तो इस वास्प इंजन को स्पिनिंग जेनी के साथ में जोड़ दिया गया और अब तो भैया कपड़े का उत्पादन जो है और जो बुनाई है, इसमें क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले, बहुत बड़े पैमाने पर। अब तो तकलिया चलाने की भी आवश्यकता नहीं, स्टीम इंजन चलाने में लगा हुआ है, आपको बस बैठ करके चीजों का नियंत्रित करना है। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था, क्योंकि भैया मानव श्रम भी इसमें बहुत कम लगने लगा और समय भी बहुत कम लग रहा है, क्योंकि भैया ऑलरेडी मशीन आ चुकी है और मशीन के माध्यम से ही सारा काम कर रही है। और मशीनों में हाथों में काफी डिफरेंस होता है। वहीं भारत में अभी भी अगर आप देखोगे तो भारत के कपड़ा बुनकर जो थे ये हाथों से कपड़ा बुनने में लगे हुए थे। अगले पॉइंट में, एक मिनट, अगले पॉइंट में, दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिरी तक बना रहा, यानी कि सन 1800 तक भारतीय कपड़ों का दबदबा बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बहुत मुनाफा कमाया। समझो, 1786 में वास्प इंजन का आविष्कार किया गया, 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया और 18
1800 तक क्या कि भारतीय कपड़े का दुनिया के बाजार में दबदबा बना रहा। इसके बाद में धीरे धीरे जो दबदबा था वो खत्म होता हमें देखने को मिलता है। इसमें डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जो थी वो भारत से कपड़ा ले जाती थी और दुनिया के बाजार में बेच करके इससे इन्होंने मोटा मुनाफा कमाया। पहले ये कंपनियां चांदी के बदले कपड़े खरीदती थी, ठीक है, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की सत्ता मिल गई तो भारत में ही किसानों और जमींदारों से जो राजस्व इकट्ठा करते थे उसी पैसे से ये कपड़ा खरीद करके व्यापार भी करने लगे। अब अंग्रेजों को यहां से कपड़ा खरीदने के लिए इन्वेस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं, यहीं से आमदनी हो रही है, उससे कपड़ा खरीद के ले जा रहे हैं और विदेश में बेच करके मोटा मुनाफा कमाने में ये सब के सब लगे हुए थे। इससे क्या है कि जो भारत का व्यापार था वो तबाह होने लगा, क्योंकि किसानों से एक तरफ ये कपड़ा सस्ते दाम पर खरीद लेते थे और दूसरी तरफ किसान से लगान भी लेते थे। इससे किसान की जो आमदनी थी वो बहुत कम होने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां पर डिस्कस करना है कि भारतीय बुनकर कौन थे जो कपड़ों को बुनने का काम किया करते थे। तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के कारीगर थे, अर्थात बुनकर वो लोग हुआ करते थे जो बुनाई का काम करते थे। ठीक है, बुनाई का काम करने वाले लोगों को बुनकर कहा जाता था। ठीक है, वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। अर्थात जैसे कि आज कोई एक व्यक्ति बुनकर है, फिर उसकी जो संतान होगी वो भी बुनकर बनेगी, उसकी संतान वो भी बुनकर बनेगी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में ऐसा तय कर दिया गया था कि आप अगर बुनकर हैं तो आपका बेटा भी बुनकर बनेगा, फिर उसका बेटा भी बुनकर बनेगा। ठीक है, जन्म के आधार पर यहां पर कार्यों को निर्धारित कर दिया गया था। इस आधार पर अगर देखा जाए तो जो बुनकर समुदाय के लोग थे इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हुनर को आगे बढ़ाया था। ठीक है, और ये अपने हुनर में इतने माहिर हो गए थे कि बुनकरों के द्वारा बनाया गया कपड़ा पूरे विश्व में फेमस हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। अब यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे कि बंगाल में तांती समुदाय था जो कि बुनकरी के लिए काफी फेमस था। इसी तरह से उत्तर भारत का आपका जुलाहे, मोमिन, ये कुछ बुनकरी के लिए काफी फेमस थे। इसके अलावा दक्षिण भारत में साले, कैकोलार और देवांग, ये कुछ ऐसे समुदाय थे जो कि दक्षिण भारत में बुनकरी के लिए काफी फेमस थे। ठीक है, यहां पर एक बंगाल का एक तांती बुनकर का इमेज दिया गया, आप इसे देख सकते हो। यहां पर ये आपको वो मशीन देखने को मिल रही है, जिसके तकलिया देखने को मिल रही है, जिसके माध्यम से कपड़े को तैयार किया जाता है। आप यहां पर देख सकते हो कपड़ा तैयार भी किया जा रहा है। तो इसी तरह से कपड़े बनाने का काम चलता था। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में यहां पर कहा जा रहा है, हाँ, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे प्रथम चरण होता था। पहले रुई कपास का उत्पादन किया जाता था, कपास से रुई निकाली जाती थी, फिर सूत की कताई की जाती थी। तो सूत की कताई करना कपड़े के उत्पादन का पहला चरण देखने को मिलता है, क्योंकि रुई से आप और भी कई सारे कार्य कर सकते हो। ठीक है, कपड़ा बनाना है तो कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपको सूत की कताई करनी होगी। तो सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। यह काम अधिकांश महिलाओं के जिम्मे रहता था। जो महिलाएं होती थी वही सूत की कताई का काम करती थी। चरखा और तकली हर घर में पाए जाते थे। ठीक है, जितने भी घर जो मतलब इस बुनकरी से जुड़े हुए थे उस हर व्यक्ति के घर में चरखा और तकली पाई जाती, जिससे कि सूत की कताई और कपड़े को तैयार किया जाता था। ज्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। देखो, सूत की कताई का काम जो था वो महिलाएं करती थी। ठीक है, लेकिन बुनाई का काम करना पुरुषों की जिम्मेदारी होती थी। ठीक है, तो पुरुष लोग जो थे ये बुनाई का काम करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। अगर कभी भी इनको रंगीन कपड़ा बनाना है, अगर बिना रंग का कपड़ा बनाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रंगीन कपड़ा बनाना है तो उसके लिए रंगरेज होते थे, जो कि एक और व्यक्ति हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। ये धागे को रंग देते थे और फिर रंगे हुए धागे के माध्यम से कपड़े बनाए जाते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगार नामक माहिर कारीगर की जरूरत होती थी, जो ठप्पे से छपाई करते थे। इसके अलावा हथकरघों से होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि सूत काटने का काम महिलाएं करती थी, कपड़ा बुनने का काम पुरुष करते थे। इसके अलावा अगर आपको रंगीन कपड़ा तैयार करना है तो उसके लिए आपको रंगरेज के पास जाना होगा, अर्थात एक और रोजगार यहां पर मिल गया व्यक्ति को। इसके अलावा अगर आपको ऐसा कपड़ा तैयार करना है जिसके ऊपर डिजाइन बनी हो, छापा बना हो, ठीक है, तो छापादार कपड़ा तैयार करने के लिए आपको चिप्पीगार के पास में जाना होता था, जो कि एक माहिर कारीगर था, यानी कि बहुत ही अच्छा कारीगर हुआ करता था, जो ठप्पे के माध्यम से लकड़ी का इसने कोई एक ऐसा मतलब डिजाइन तैयार करके रखा होगा, फ्रेम तैयार करके रखा होगा, जिस पर कलर लगा करके ठप्पा मार देता था, तो इससे जो कपड़े होते थे उनके ऊपर छपाई हो जाती थी। ठीक है, तो छपाई के लिए इनको चिप्पीगार के पास जाना होता था। तो अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, तो हथकरघों और
और बुनाई, इन दोनों से जुड़े हुए जो व्यवसाय थे, इनसे भारत में लाखों लोगों की रोजी रोटी चलती थी। भारत के लाखों लोगों के लिए जो भारतीय कपड़ा है, ये रोजी रोटी का एक माध्यम बना हुआ था। अगले पॉइंट में यहां पर आगे कहा जा रहा है, 18वीं सदी के आखिरी में बुनाई के मुख्य केंद्र कहां कहां पर थे। 18वीं शताब्दी के आखिर में, हाँ मतलब भारत में जब भारतीय कपड़ा का धीरे धीरे जैसे पतन होने लगा, यूरोपीय बाजारों से भारतीय कपड़ा जब गायब होने लगा, इस समय भारत में कपड़े के उत्पादन का मुख्य केंद्र कहां कहां पड़ता है, ये हमें यहां पर समझना है। तो सबसे पहले मैप में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैप में अगर हम देखें तो सन 1500 से लेकर 1700 के बीच में यहां पर दिया जा रहा है, जिसमें लगभग उस समय के अखंड भारत, या फिर मतलब भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश और आपका जो अफगानिस्तान है, इन सभी इलाकों के मैप इसमें दिए गए। जैसे कि हम अगर दक्षिण भारत से शुरुआत करें तो यहाँ पर मदुरा हो गया, कालीकट हो गया, गोवा हो गया, और ये कुछ इलाके थे जहां पर तंजौर, नागापट्टनम, इसके अलावा पांडुचेरी, मद्रास, पुलिकट, कोरोमंडल, यहां पर आपको देखने को मिलता है जहां पर कपड़े का उत्पादन होता था। ठीक है, इसके अलावा मसूलीपट्टनम और पेताबोली, ये कुछ इलाका था जहां पर कपड़े का उत्पादन होता था। इसके अलावा गोलकुंडा यहां से भी होता था। अगर हम बंगाल की बात करें तो यहां पर कलकत्ता, बंगाल, ढाका, पटना, बिहार, उड़ीसा, इन इलाकों में कपड़े का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था। फिर यहाँ पर बनारस, ठीक है, यहाँ पर भी होता था, अवध में भी होता था, इधर दिल्ली हो गया, आगरा होगा, जयपुर हो गया, सागानेर हो गया, इसके अलावा इधर पत्तन हो गया, ठीक है, और अहमदाबाद हो गया, गुजरात हो गया, फिर काम्बे, सूरत, बंबई, ऊपर अगर आप देखो तो लाहौर, पंजाब, समाना, सरहिंद, इन इलाकों में कपड़े का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था। ठीक है, ये 18वीं सदी के अंत तक, ठीक है, आखिर तक बुनाई के मुख्य केंद्र बने रहते। धीरे धीरे जब यहाँ पर कपड़े की डिमांड खत्म होने लगी तो इनका पतन हो गया। ठीक है, तो पहले बिंदु में यहाँ पर कहा जा रहा है 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 भागों में केंद्रित था। एक तो बंगाल हमें देखने को मिलता है, अर्थात ये वाला इलाका, ठीक है, बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्र में से एक था। दूसरा डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के एक मिनट, डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर से आसानी भेज सकता, दूर दूर तक आसानी से भेज सकता था। हाँ देखो, बंगाल जो था ये मुख्य केंद्र इसलिए था क्योंकि ये डेल्टा की नदियों से जुड़ा हुआ था। अब जो गंगा नदी है इधर से आप देखोगे तो जाकर डेल्टा का यहाँ पर निर्माण करती थी, इसलिए यहाँ पर क्या है कि आराम से इस जल मार्ग के माध्यम से जो बंगाल के लोग थे ये अपने द्वारा उत्पादित किए गए कपड़े को, अपने उत्पादन को दूर दूर तक भेज सकते थे। इसलिए जो बंगाल था कपड़े के उत्पादन का एक मुख्य केंद्र हमें देखने को मिलता है। याद रखें 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी। ठीक है, 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी। रेलवे इंजन का आविष्कार किया गया था सन 1804 में, और फिर इसके बाद धीरे धीरे इसका विकास किया गया, पहले ब्रिटेन में और अन्य कई सारे इलाकों में, और काफी समय के बाद में भारत में ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ना ही सड़कें भी इतनी अधिक बनी थी, सड़कें जो थी वो अभी बनना शुरू हुई थी भारत में। ठीक है, इतनी अधिक अच्छी सड़कें भी देखने को नहीं मिलती थी। तो जो व्यापार होता था मुख्य रूप से इन नदियों और समुद्र मार्गों से ही बड़े पैमाने पर किया जाता था। पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश आज के टाइम पर देखने को मिलता है, यहां पर स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था। ठीक है, ये जो ढाका देखने को मिलता है, यहां पर सफेद कपड़ा हो गया, सिंधजी कपड़ा हो गया, इसके अलावा अगर आप देखोगे कौन सा, ये चेक धारीदार कपड़ा, कई प्रकार के कपड़ों का निर्माण यहां पर किया जाता था। यह शहर अपनी मलमल जामदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था, यानी कि यहां का बना हुआ कपड़ा विश्व में फेमस था। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पर हम देखते हैं कि भैया अमेरिका का आईफोन हमें बहुत पसंद है। ठीक है भाई, आईफोन जो है ना काफी लोग पसंद करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ढाका का बना हुआ मलमल और जामदानी बुनाई का कपड़ा दूर दूर तक फेमस था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है भारत के दक्षिणी भारत में, अगर हम दक्षिणी भारत के भाग की बात करें तो यहां पर मद्रास हो गया और उत्तरी आंध्र प्रदेश, एक तो मद्रास और दूसरा उत्तरी आंध्र प्रदेश, ये दो इलाके ऐसे थे प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। हाँ मतलब कहने का यहां पर यह है कि अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में मद्रास से और उत्तरी आंध्र प्रदेश तक, कहां से, मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक, ठीक है, फैले कोरोमंडल तक, कोरोमंडल तक ये फैला हुआ, ठीक है, कोरोमंडल तक ये वाला, ये कोरोमंडल तक, ठीक है। तो कोरोमंडल तट के साथ साथ हमें सूती कपड़ा
सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह देखने को मिलता है। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो कई सारे मतलब पॉइंट दिए गए हैं। एक आप देखो यहाँ पर पुलिकट हो गया, मद्रास हो गया, पौंडुचेरी हो गया, नागापट हो गया, तांजौर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो तो पोताबोली हो गया, मसूरीपट्टनम हो गया, गोलकुंडा हो गया, ये मदुरा हो गया। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे इलाके देखने को मिलते हैं। ये एक हाँ, यहाँ पर भी ऐसे इलाके देखने को मिलते हैं जो कि कपड़े के उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में मौजूद थे और आज भी हैं। अब मतलब आज तो इतने नहीं, लेकिन उस समय पर यहाँ पर कपड़े का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। पश्चिमी तट पर अगर हम इस तरह की बात करें तो यहाँ पर गुजरात जो है, ठीक है, गुजरात में हमें एक बहुत ही अच्छा केंद्र देखने को मिलता है। एक तो देखो आपका बंगाल हो गया, एक गुजरात हो गया, और एक ये आपको देखने को मिल रहा है कोरोमंडल तक। ठीक है, ये तीन इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर कपड़े का उत्पादन और यहां से व्यापार भी चलता रहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो कपड़ा बनता था वो इधर तरफ एशिया साइड में चला जाता था, और इसके अलावा यहाँ पर भी आता था, बट ये एशिया साइड में ज्यादा कपड़ा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है भारतीय कपड़े का पतन। अब हमें यहां पर डिस्कस करना है कि धीरे धीरे भारतीय कपड़े का पतन कैसे हुआ। तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े। जब ब्रिटेन में कपड़े का उत्पादन होने लगा, ठीक है, जब मशीनों के माध्यम से सूती कपड़े का विकास किया जाने लगा, ठीक है, कपड़ा बनाया जाने लगा, उससे भारतीय कपड़ा उत्पादकों के ऊपर कई तरह से असर पड़े। पहला जो असर हुआ वो ये हुआ कि अब भारतीय कपड़ा उत्पादकों को यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों में ब्रिटिश उद्योग से आए कपड़े का मुकाबला करना पड़ता था। अभी तक क्या था कि मुकाबला वाला कोई था ही नहीं, टक्कर देने वाला कोई था ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो कारीगर थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, कुशल थे। ठीक है, अब कारीगरों को टक्कर देने वाला कोई कारीगर था ही नहीं जो इतना अच्छा और इतनी जल्दी कपड़ा बना करके बाजारों में पहुंचा सके। तो हमारे लोगों का दबदबा बना हुआ था। लेकिन जब ब्रिटेन ने मशीन बना ली, ठीक है, और मशीनों से कपड़े का उत्पादन करने लगे, तो भैया हाथों का और मशीनों का तो कोई भी मुकाबला नहीं है। इससे क्या हुआ कि यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योग से आए कपड़े का मुकाबला भारतीय कपड़ों को करना पड़ता था। ठीक है, दूसरा जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, दूसरा असर ये पड़ा कि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था। अभी तक क्या था कि भारत से इंग्लैंड में कपड़ा भेजा जाता था, ठीक है, इसका निर्यात होता था। लेकिन अब ये निर्यात और भी मुश्किल होने लगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क थोप दिया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर भारत से अब ब्रिटेन में कपड़ा आएगा तो उसे भारी सीमा शुल्क देना होगा, टैक्स देना होगा, इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। ठीक है, ये मतलब जैसे आज के टाइम पर हम अगर देखें तो मोदी जी टेस्ला कंपनी की कार को भारत में नहीं आने दे रहे। उन्होंने 100% टैक्स लगा कर रखा हुआ है कि अगर 25 लाख की कार आप बनी बनाई ला करके भारत में बेचोगे तो इस पर हम 25 लाख ही टैक्स लगा देंगे। ठीक है, 100% टैक्स है और आपको 50 लाख की ये कार भारत में बेचनी होगी। ठीक है, 50 लाख की कार भारत में बेचनी होगी। इसलिए आज भी इलॉन मस्क अगर हम देखें तो भारत में टेस्ला कंपनी की कार को नहीं ला पा रहे हैं। भाई मोदी जी चाहते हैं कि आप हमारे भारत देश में फैक्ट्री डालो, यहाँ के लोगों को रोजगार दो और उसके बाद में भारत में अपनी कारों को बेचो। ठीक है, यही काम पहले ब्रिटेन ने किया। ब्रिटेन ने कहा कि भैया अगर भारत का कपड़ा यहाँ पर आएगा ब्रिटेन में तो इसके ऊपर भी हम भारी सीमा शुल्क लेंगे। ठीक है, इससे जो भारत का कपड़ा था वो इंग्लैंड में जाता तो था लेकिन धीरे धीरे कम होने लगा। इसका निर्यात बहुत ही मुश्किल हो गया। ऐसे प्रभाव भारतीय कपड़ा उद्योग को पतन की ओर लेकर के गए। अब देखो जब सीमा शुल्क लग गया, ठीक है, और दूसरा मशीनों से बनने वाले कपड़े से इसको टक्कर मिलने लगी, तो भैया धीरे धीरे इसका विनाश होने लगा। अगले पॉइंट में इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप इन तीनों के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया। अभी तक क्या था कि हमारे यहां पर आने वाले यूरोपीय व्यापारियों ने यहां से कपड़ा लेकर के गए, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप इन तीनों जगहों पर जाकर के डाल दिया और वहां पर भारतीय कपड़ा छाने लगा। ठीक है, इससे भारतीय लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ लेकिन अंग्रेजों को फायदा हुआ। और भारत में बस इतना फायदा हुआ कि यहां के लोगों का मतलब रोजी रोटी चलती रही। ठीक है, क्योंकि भैया यहां के शासक बन चुके थे अंग्रेज, ठीक है, तो अंग्रेजों की ही आमदनी हो रही थी। अब जब यहां पर दो अलग अलग समस्याएं खड़ी हो गई कि एक भैया इंपोर्ट ड्यूटी लग गई, ठीक है, कि भैया अब तो हम सीमा शुल्क लेंगे आपसे, ठीक है, और भारी सीमा शुल्क लेंगे, और दूसरा मशीनों से आने वाले कपड़े से इनको टक्कर मिलने लगी। कहां पर? अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बाजारों में। अब इनके सामने एक और भारी मुसीबत खड़ी होगी। इसकी वजह से हमारे यहां हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। अब भारत का कपड़ा कोई खरीदने नहीं लगा क्योंकि भारत का कपड़ा जो था वो महंगा था, हमारे यहां लोग हाथों से बना रहे थे, ठीक है, और वहां पर मशीनों से बन रहा था। ठीक है, मशीनों से बनने वाला कपड़ा बहुत ही सस्ता था, इसलिए वहां का कपड़ा ज्यादा बिकने लगा, वो सस्ता कपड़ा देने लगे। इससे इसकी सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी।
हुआ क्या, जब ये इस तरह की परिस्थितियां आई तो भारत में रहने वाले जो बुनकर थे ये बेरोजगार होने लगे। और सबसे बुरी स्थिति भारतीय बंगालों के बुनकरों की हुई, क्योंकि उन्होंने अपना प्रमुख धंधा ही ये बनाकर रखा हुआ था। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। एक तो माल खरीदना बंद कर दिया, और जो माल पहले से तय करके रखा हुआ था कि ये माल हमें चाहिए आप तैयार करो, उस माल के लिए पैसा देना बंद कर दिया। और क्या है कि वो मतलब माल लेना भी बंद कर दिया, ठीक है, पेशगी देना भी बंद कर दिया। ठीक है, परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं मजबूर हो चुकी थी। लेकर के कपड़ा जाएगी कहां, ठीक है, मार्केट में जा रही है, ठीक है, तो वहां पर आके कि पहले से ब्रिटेन का कपड़ा पहुंच चुका है, ठीक है, आपका कपड़ा वहां पर बिकेगा नहीं, ठीक है, बिकना बंद हो गया, तो कितनी भी गुहार लगाओ इसका कोई फायदा होने वाला नहीं था। ठीक है, एक काम कर सकते थे, जैसे कि ब्रिटेन में मशीन आई, ठीक है, मशीन के माध्यम से कपड़ा का उत्पादन होने लगा, तो यहां पर भी मशीन लेकर के आते, ठीक है, और कहते कि भैया आप इस मशीन के माध्यम से कपड़े का उत्पादन करो और हम आपको सहायता करते हैं। लेकिन यहां पर क्या किया, ना तो यहां पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया, ठीक है, और ना ही यहां के उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया। अब यहां पर एक और अगला पॉइंट में समझिएगा, अगले पॉइंट में कहा, लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। अभी तक क्या था कि विश्व के बाजार से भारतीय कपड़ा बाहर हुआ था, लेकिन असली समस्या तो तब उत्पन्न हुई जब भारत के बाजारों से भारतीय कपड़ा गायब होने लगा। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से भर गए। अब भैया यहां पर जो राज करने वाले अंग्रेज लोग थे वो थे व्यापारी। उन्हें जहां व्यापार मिला वहां पर उन्होंने मुंह मारा। अभी तक भारत से व्यापार मिल रहा था तो भारत का कपड़ा ले जाकर वहां बेच रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन का कपड़ा ला करके भारत में बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या किया, 1880 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन के में बने सूती कपड़े से भर गए। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उनमें से 2/3, यानी कि लगभग कितने परसेंट कह सकते हो, मतलब तीन में से दो लोग ब्रिटेन का कपड़ा बना हुआ पहनते थे। मतलब स्थिति ये आ गई, अभी भारत का बना हुआ कपड़ा दुनिया पहन रही थी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि भाई भारत के ही लोग ब्रिटेन के बने हुए कपड़े पहनने लगे। पूरी दुनिया ब्रिटेन के बने हुए कपड़े पहन रही थी और साथ साथ भारत भी। इससे न केवल बुनकर बल्कि सूत कातने बालों को भी बालों की भी हालत खराब हो गई। केवल भारतीय बुनकरों की हालत खराब नहीं हुई जो कपड़े की बुनाई का काम कर रहे थे, बल्कि सूत काटने वाली महिलाओं की हालत खराब हुई, जो रंगरेज थे उनकी हालत खराब हुई, जो चिप्पीगार थे यानी कि कपड़े से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सभी की हालत खराब होने लगी। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपना जीविका चला रही थी, वे बेरोजगार होंगे और इससे इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इसके बाद भी भारतीय कपड़ा बुनकरी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। देखो इतना सब होने के बाद भी भारतीय कपड़ा बुनकरी जो थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, क्योंकि कपड़ों की कुछ ऐसी किस्में थी जिनको मशीनों पर नहीं बनाया जा सकता था। इन इन क्षेत्रों में भारतीय कपड़ों का दबदबा बना रहा। ठीक है, कुछ ऐसे भी कपड़े होते हैं जिनको आप मशीन पे नहीं बना सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में जटिल जटिल और मन भावन किनारियों वाली साड़ी, या फिर परंपरागत बुनाई वाले कपड़े, कुछ परंपरागत बुनाई वाले कपड़े जिनकी बुनाई हाथ से ही हो सकती थी, या फिर किनारियों वाली साड़ी, ठीक है, जिनको बनाना हाथ से केवल बनाया जा सकता था। तो ऐसे कुछ कपड़े थे जिनको मतलब भारतीय बुनकर लोग बनाया करते थे और ये मशीनों पर नहीं बनाई जा सकती थी, इसलिए इस क्षेत्र में भारत का व्यापार चलता रहा। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच में बल्कि मध्य वर्ग में भी काफी मांग थी। केवल जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे वो भी इन चीजों की डिमांड करते थे, और जो अमीर लोग थे वो भी इनकी डिमांड करते थे। और ना ही ब्रिटेन में कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जो भारतीय गरीब पहनते थे। ठीक है, ब्रिटेन के जो ये कपड़ा मिल थे, जहां फैक्ट्रियां लगाई गई, जहां पर ये मशीनें लगाई गई, वहां पर ऐसा कपड़ा बनता था जो कि महीन था, बारीक था। ठीक है, और भारत के जो गरीब लोग जो ऐसा कपड़ा पहनते थे, ऐसा कपड़ा ये बना नहीं पाए। ठीक है, तो भारत के गरीब लोगों ने जो कपड़ा पहना वो भारत का ही पहना। ठीक है, इसके अलावा जो अमीर लोग थे, ठीक है, और जो मध्य वर्ग के लोग थे उनको कुछ विशेष किस्म के कपड़े पसंद थे, जिसको हमने यहां पर देख लिया कि भैया मन भावन किनारियों वाली साड़ी हो गई, परंपरागत बुनाई वाले कपड़े हो गए। ठीक है, तो ऐसी बुनाई इन क्षेत्रों में भारतीय कपड़ों का दबदबा बना रहा, लेकिन ये भारत तक ही सीमित रहा। अब विश्व के बाजार से ये जो भारत का कपड़ा ये बाहर हो चुका था। ठीक है, क्योंकि विश्व के बाजार में ब्रिटेन के जो कपड़ा था वो अधिक मात्रा में पहुंचने लगा। अब दो चार कपड़ों के लिए कौन व्यापार करे, इसलिए भारत का जो कपड़ा था ये विश्व बाजार से बाहर हो चुका था। अगले पॉइंट में
एक मिनट, हाँ, अगले पॉइंट में अतः पश्चिमी भारत में सोलापुर और दक्षिणी भारत में मदुरा 19वीं सदी के आखिरी में बुनकर के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर के सामने आए। मदुरा वही जो अभी हमने डिस्कस, एक तो सोलापुर, सोलापुर कहाँ है? पश्चिमी भारत का सोलापुर। पश्चिमी भारत का सोलापुर कहाँ दिया गया है यहाँ पर? एक मिनट, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं फिर देखते हैं। सोलापुर का एग्जाम्पल नहीं दिया गया, मदुरा का दिया गया है, ठीक है। तो मदुरा आपका ये देखने को मिलता है, मदुरा। और पश्चिमी भारत का सोलापुर कहाँ है? मुझे तो वैसे इसका जानकारी है नहीं। ये संगानेर है, पतन है, अहमदाबाद, ये है लाहौर, पंजाब, सरहिंद, समाना, अवध। सोलापुर का भाई मुझे वैसे मतलब जानकारी नहीं, मैं आपको झूठ बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। बट ये आपका मदुरा नीचे दक्षिण साइड में आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक तो सोलापुर, ठीक है, जो कि पश्चिमी भारत में हमें मिलता है, ठीक है, और दूसरा मदुरा। ये 19वीं सदी के आखिर में बुनकरी के लिए नए महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे उनका रोजगार खत्म नहीं हुआ। बाद में जब राष्ट्रीय आंदोलन का दौर आया तो महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही पहने, यानी कि भारतीय कपड़े का उपयोग करें, ठीक है। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की राष्ट्रीय पहचान बन गया और 1921 में चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में भी जगह दी गई। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो भारत में जो ये मतलब खादी राष्ट्रवाद का उदय किया गया था वो अभी इसी समय पर हुआ था, ठीक है। और इसी के परिणाम स्वरूप जब महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि आयातित कपड़े का बहिष्कार करो, जो ब्रिटेन से कपड़ा आ रहा है इसका बहिष्कार किया जाए, और जो भारतीय लोग हाथ से सूत काट करके कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है, इस कपड़े को अपनाओ। और खादी राष्ट्रवाद का धीरे धीरे प्रतीक बनता चला गया। आज भी खादी की कई सारी दुकानें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और आज भी अगर आप देखोगे तो खादी का कपड़ा महंगा ही आपको मिलेगा। खादी का कपड़ा सस्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे बनाने में लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है आजीविका के साधन गंवा चुके बुनकर और सूत काटने वाले बहुत सारे तो खेतीहर मजदूर बन गए। कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और कुछ देश से बाहर अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को बंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी भी मिल गई। अब इस चीज को थोड़ा सा अच्छे रंग से आसान भाषा में समझते हैं। कहा यहां पर ये जा रहा है कि जब भारत में कपड़े का उत्पादन धीरे धीरे धराशायी होने लगा, नष्ट होने लगा, तो अपने आजीविका के साधन गंवा चुके ये बुनकर और सूत काटने वाले लोग जो थे, इनमें से कुछ खेतीहर मजदूर बन गए, अर्थात खेतों में जगह जगह पर जाकर के मजदूरी करने लगे। कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और शहर में जो छोटे मोटे काम इनको मिलते थे उनको करके अपनी आजीविका का पालन करने लगे। कुछ देश के बाहर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए और बागानों में काम करके अपनी धीरे धीरे आजीविका चलाने लगे। अच्छा, जो देश के बाहर बागानों में काम करने के लिए गए थे इनके साथ में अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, बहुत ही खराब बर्ताव किया जाता था। इसके विषय में आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। आगे कहा जा रहा है, अच्छा, जो ये बुनकर लोग थे इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे, कुछ ऐसे हथकरघा बुनकर थे जिनको बंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर, इन इलाकों में जब आगे चल करके कपड़ों के कारखाने खोले गए तो इनमें नौकरी मिल गई और इन नौकरियों को करके ये लोग अपना जीवन जीने लगे। पहले ही खुद का काम करते थे, ठीक है, पहले खुद का काम करते थे, कपड़े बनाने का काम करते थे और खुद के कार्य के माध्यम से अपना जीवन जिया करते थे। लेकिन अब ये दूसरों के लिए यहां पर इन कारखानों में नौकरी करने लगे। अब हमारी अगली हेडिंग है सूती कपड़ा मिलों का उदय। जब भारत में हमारे यहां पर बनने वाले जो कपड़ा था इस उद्योग का पतन हो गया, पतन होने के बाद में फिर भारत में सूती कपड़ा मिलें स्थापित की गई थी, ठीक है। तो सूती कपड़ा मिलों का उदय कैसे हुआ इस चीज को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो पहले पॉइंट में कहा जा रहा है भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बंबई में स्थापित हुई। कहां पर? बंबई में। कब? 1854 में। याद रखना, दो प्रश्न बनते हैं, कब और कहां पर। तो 1854 में और बंबई में। यह एक कताई मिलती है, अर्थात यहां पर सूत की कताई की जाती थी। 19वीं सदी के शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे माल के निर्यात के लिए बंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। बंबई बंदरगाह कहां पर था एक बार मैप में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बंबई ये आपका था, ठीक है, बंबई ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। यहां से चीन और इंग्लैंड इन दोनों ही जगहों पर कच्चे कपास का निर्यात किया जाता था, अर्थात यहां से बंबई और चीन और इंग्लैंड इन दोनों ही जगहों पर कच्चा माल इसी बंदरगाह के माध्यम से भेजा जाता था। बंबई जो था पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली
उस विशाल पट्टी के निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। अर्थात बंबई के पास में ही काली मिट्टी का इलाका था जहां पर कपास की बड़े पैमाने पर खेती की जाती थी। जब वहां सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई, अर्थात जब बंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई, तो उन्हें कच्चा माल आसानी से मिल गया, अर्थात कपास आसानी से मिल गया और इससे इनको आसानी रही मिल को आगे चलाने में। आगे कहा जा रहा है अगले बिंदु में, एक मिनट, हाँ अगले बिंदु में कहा जा रहा है सन 1900 तक आते आते बंबई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। 84 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने खोली थी जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफी पैसा कमा चुके थे। अभी जो मिलें थी ये क्या करती थी, सूत की कताई करती थी, ठीक है, और कच्चे कपास को तैयार करती थी और इसी कच्चे कपास को बंबई के बंदरगाह के माध्यम से क्या है कि फिर चीन और कहां पर, इंग्लैंड, इन दोनों ही जगहों पर निर्यात किया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि यहां पर एक रोजगार का अवसर पैदा हुआ। तो पारसियों ने और गुजरातियों ने मिल करके बंबई में एक के बाद सन 1900 तक आते आते 84 अर्थात 84 कपड़ा मिलें चालू कर दी थी, ठीक है। इससे क्या है कि यहां पर चीन के साथ में अच्छा खासा व्यापार चला और इन लोगों ने खूब पैसा कमाया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है इसी दौरान, हाँ इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। जब ये सारी की सारी गतिविधियां चल रही थी, ये चीन के साथ में अच्छा खासा व्यापार कर रहे थे, ब्रिटेन के साथ में अच्छा खासा व्यापार कर रहे थे, तो इसी समय दूसरे शहरों में भी ऐसे कई कारखाने खोले गए। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खोला गया, लेकिन पहली सूती कपड़ा मिल जो खोली गई थी वो 1854 में बंबई में, ठीक है। इसके बाद में कई सारी सूती कपड़ा मिलें खोली गई, कई सारे कारखाने खोले गए, जिनमें अहमदाबाद में 1861 में, इसके बाद अगले ही साल संयुक्त प्रांत में अर्थात कहां पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 1862 में उत्तर प्रदेश में कानपुर में एक कारखाना खोला गया। इसके बाद में सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। अब भैया जब ये मिलें खुलने लगी, ठीक है, सूती कपड़ा की यहां पर कताई होने लगी, तो धीरे धीरे मजदूरों की डिमांड भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर कामगार कारखाने में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। अब इन कारखानों में रोजगार का एक अवसर उत्पन्न हुआ, जिससे कि हमारे यहां की जो आम जनता थी वो बड़े पैमाने पर यहां पर आकर के नौकरी करने लगी। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। स्टार्टिंग में जब ये कारखाने लगाए गए तो इनके सामने कई सारी समस्याएं आई। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला कैसे करना पड़ता था। एक मिनट, इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला, हाँ, ब्रिटेन से क्या कि बहुत ही सस्ता कपड़ा भारत में आ रहा था, ठीक है, और ये जो मिलें स्थापित की जा रही थी, ठीक है, इनको मिलों को स्थापित करने में, यहां पर मजदूरों को रुपए देने में और कपड़ा बनाने में काफी खर्चा आ रहा था, ठीक है। तो सबसे पहली मुसीबत उनके सामने यही थी कि ब्रिटेन से भारत में बहुत ही सस्ता कपड़ा आता था। जैसे आज के टाइम पर अगर हम देखें तो चाइना के बहुत ही सस्ते मोबाइल भारत में आते हैं, ठीक है, और बहुत ही सस्ते सस्ते प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं जिनका कंपटीशन भारत की कंपनियां नहीं कर पाती और इसी वजह से भारत की कंपनियां कई बार पीछे हो जाती हैं, ठीक है। ये चीज हमें आज भी देखने को मिलती है। तो ये चीज पहले भी थी, ब्रिटेन से सस्ता कपड़ा आता था और भारत में बनने वाला कपड़ा इसके साथ में मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ज्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगा करके अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। ब्रिटेन ने भी ऐसा ही किया था और जितने भी देश थे लगभग सभी देश सीमा शुल्क लगाते थे, ठीक है, कि भैया अगर आपको हमारे देश में अपना प्रोडक्ट ला करके बेचना है तो इतना सीमा शुल्क हमें देना होगा। जैसा कि हमारे मोदी जी ने किया, ठीक है, मोदी जी ने कह दिया इलोन मस्क से कि अगर अपनी टेस्ला कंपनी की कार भारत में लाकर बेचनी है तो हमें 100% टैक्स आपको देना होगा। अगर 15 लाख की कार है तो 15 लाख टैक्स दो, उसके बाद में बेचो, अर्थात उस कार की कीमत यहीं पर 30 लाख हो गई और इतनी महंगी कार कोई खरीदने वाला नहीं। और उन्होंने कहा कि अगर इस टैक्स को आप नहीं देना चाहते हो तो भारत में कंपनी स्थापित करो और भारत के लोगों को रोजगार प्रदान करो, इसके बाद में प्रोडक्ट बना करके भारत में और सेल करो। और वो करने के लिए इलोन मस्क अभी तैयार नहीं है। यही पहले विभिन्न देश किया करते थे, लेकिन भारत में चूंकि एक हमें अंग्रेजों की सत्ता देखने को मिल रही थी तो अंग्रेजों ने यह अवसर भारतीयों को प्रदान नहीं किया, ठीक है। बहुत सारी सरकारें क्या करती थी, आयातित वस्तुओं पर अर्थात उनके देश में जाने वाले प्रोडक्ट के ऊपर भारी सीमा शुल्क लगा देती थी, जिससे कि उनके देश का जो व्यापार था वो फैल रहा था। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था, यानी कि जो नए नए उद्योग वहां पर जन्म ले रहे हैं उनको संरक्षण मिलता था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योग को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। यानी कि भारत में जो उद्योग आ रहे थे, जिन उद्योगों को
लगाया जा रहा था, जो नए उद्योग थे या फिर स्थापित हो चुके उद्योग थे, किसी भी उद्योग को इस तरह की सुविधा प्रदान नहीं की, सुरक्षा प्रदान नहीं की। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली लजर लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी। यानी कि देखो, इन्होंने कोई भी किसी भी तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं की। तो भारत में जब औद्योगिक सूती वस्त्र की पहली लहर आई, जब भारत के कपड़े की डिमांड बढ़ी, वो आई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में कमी आ गई, ठीक है, ब्रिटेन से अब कपड़ा ही नहीं यहां पर आ रहा था, क्योंकि विश्व युद्ध में सैनिकों को कपड़ा दिया जा रहा था और विभिन्न चीजों में जो कपड़ा था उसको लगाया जा रहा था, और कपड़ा आ पाना भी कम हो चुका था। इससे क्या है कि सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। और अब यहां पर जो भारतीय वस्त्र उत्पादन था, इसमें पहली लहर हमें देखने को मिलती। और फिर धीरे धीरे अगर हम देखें तो जब आंदोलन वगैरह हुए, तो खादी राष्ट्रवाद का उदय किया गया और आंदोलन में मतलब स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए आंदोलन चलाए गए। तो इससे फिर धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। अब हमारी अगली हेडिंग है टीपू सुल्तान की तलवार, जिसका नाम है ये टीपू सुल्तान की तलवार, ये बुर्ज स्टील की बनी हुई थी, ठीक है। तो टीपू सुल्तान की तलवार के विषय में डिस्कस करेंगे। यहां से हमें बेसिकली भारत में बनने वाले लोहे के विषय में डिस्कस करना है, ठीक है। लोहा कितना अच्छा था, ठीक है, विश्व में इसका क्या बाजार था, फिर इसका पतन कैसे हुआ, और फिर भारत में लौह इस्पात मिलों का उदय कैसे किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है, ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 में मैसूर पर शासन किया था और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयां लड़ी थी। टीपू सुल्तान की विश्वविख्यात तलवारें आज भी इंग्लैंड के संग्रहालयों में बहुमूल्य संपत्ति हैं। देखो, इंग्लैंड से आए हुए इन आताताइयों ने केवल हमारे ऊपर कब्जा ही नहीं किया था, बल्कि हमारे यहां की ऐसी चीजों को लेकर के गए जो कि बहुत ही बहुमूल्य थी, और ले जाकर अपने संग्रहालयों में रख ली। और आज में बुला बुलाकर कहते, आओ देखो ये तुम्हारे यहां की चीज है, और हमारे यहां के लोग जा जा करके देखने में लगे हुए हैं कि हाँ, हमारे शासक इन चीजों का उपयोग किया करते थे, कितनी अच्छी तलवार है, ठीक है। अच्छा, इस तलवार की विशेषताएं भी थी जिनको अभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बस यहां पर अभी इतना समझो कि वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 में मैसूर पर शासन किया था और अंग्रेजों से 4 बार लड़ाइयां लड़ी थी, ठीक है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसके विषय में आई थिंक चैप्टर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था। हाँ, चैप्टर नंबर 3 या 3 में ही डिस्कस किया था हमने। चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में इनके विषय में, ठीक है। तो आगे कहा जा रहा है क्या, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान की तलवार इतनी खास क्यों है कि इन्होंने अपने संग्रहालय में सुरक्षित करके रखा हुआ है और इसे बहुमूल्य संपत्ति माना जाता है। आखिरकार इसमें विशेषताएं क्या है, तो वो भी हम यहां पर समझ लेते हैं। पहले बिंदु में कहा जा रहा है, इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह लौह कवच यानी कि लोहे के कवच को भी आसानी से चीर देती थी। आपने मूवीज में देखा होगा, जब भी कोई राजा महाराजा ने या फिर सैनिक युद्ध लड़ने के लिए जाता था तो एक लोहे का कवच धारण करता था, कवच पहन लेता था, ठीक है। तो इस तलवार में इतनी अधिक ताकत थी, इसकी धार इतनी अधिक पैनी और सख्त थी कि उस लोहे के कवच को भी चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली बुर्ज नामक स्टील से पैदा हुई थी। ये जो तलवार बनाई जाती थी, बुर्ज नामक स्टील से बनाई जाती थी और इस स्टील में कार्बन की अधिकता होती थी। इस वजह से इस तलवार में ये ताकत आ चुकी थी। ये एक विशेषता हमें देखने को मिलती है जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। ये जो बुर्ज स्टील तैयार किया जाता था, ये पूरे दक्षिण भारत में तैयार किया जाता था और इस बुर्ज स्टील से ही ये तलवारें बनाई जाती थी। इस बुर्ज स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। टीपू सुल्तान की तलवार की एक विशेषता यह भी थी कि उसके मूठ पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये मूठ वाला इलाका है और इसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई है। मुझे नहीं पता इन आयतों का अर्थ क्या है, ठीक है, और मैंने पता लगाने का भी ज्यादा प्रयास नहीं किया। बट एक बार मैं डिबेट देख रहा था ऐसे, ठीक है, टीवी पर बैठकर डिबेट देख रहा था, मतलब जैसे ना आजकल चलती रहती डिबेटें, तो वहां पर सुधांशु जी ने एक बार कहा था कि टीपू सुल्तान की जो सुधांशु त्रिवेदी भाई जो बीजेपी की प्रवक्ता है, उन्होंने कहा था कि इस तलवार के ऊपर जो ये मूठ लिखी हुई है, इसके ऊपर जो ये आयतें लिखी हुई हैं, इनमें लिखा हुआ है कि मेरी तलवार काफिरों के खून से रंगी हुई है। अब मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, बट उनके इस बात का किसी ने भी उत्तर नहीं दिया था, सभी लोगों ने स्वीकार किया था। तो मेरे हिसाब से फिर तो ये सही होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने पढ़े लिखे स्कॉलर व्यक्ति हैं, और वो अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो हो सकता है कि ये सही हो। वैसे मुझे इसका रियल अर्थ नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, इसकी 2 विशेषताएं थी। पहला कि ये इतनी सख्त और पैनी थी कि ये लौह कवच को भी चीर सकती थी, और ये विशेषता इसके अंदर बुर्ज नामक स्टील के कारण आई थी। और दूसरी विशेषता यह थी कि इस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। आगे बढ़ते, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है
टीपू सुल्तान की मृत्यु के एक साल बाद सन 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले एक फ्रांसीसी बुकानन थे। इन्होंने मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में बनने वाले बुर्ज स्टील का ब्यौरा किया। कहा यहां पर ये जा रहा है कि जब भैया इस टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे जिनका नाम था बुकानन। ये आए और इन्होंने आने के बाद में इनकी मैसूर के इलाकों का दौरा किया। ठीक है, मैसूर मैसूर की यात्रा की, इन इलाकों का दौरा किया। जब दौरा किया तो इन्होंने देखा कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में बनने वाले बुर्ज स्टील का ब्यौरा दिया। यानी कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में जो बुर्ज स्टील बनाई जाती थी, ठीक है, इन स्टील का ब्यौरा किया। इस बुर्ज स्टील का ब्यौरा दिया कि ये इस प्रकार की स्टील है, ऐसे इसको बनाया जाता है, इन इन इलाकों में बनाया जाता है। तो इसका एक ब्यौरा दिया। इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिला करके मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रित करते हुए प्रगालक इस्पात की सिल्लियां तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में और आसान भाषा में समझते हैं। कहा यहां पर यह जा रहा है कि जब भैया टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो इनकी मरने के बाद में सन 1800 में मैसूर की यात्रा पर फ्रांसीसी बुकानन निकले। इन्होंने यहां पर जो प्रगलन भट्टियां थी जहां पर इस बुर्ज स्टील को तैयार किया जाता था, इनको देखा, समझा और फिर बुर्ज स्टील का एक पूरा खासा ब्यौरा तैयार करके दिया। इस ब्यौरे में इन्होंने बताया कि यहां पर जो ये प्रगलन भट्टियां हैं, इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर के मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों अर्थात मटकियों में भर करके रख दिया जाता था। फिर तापमान इसके ऊपर दिया जाता था। तापमान अधिक लगता था, कम लगता था, धीरे धीरे तापमान के उतार चढ़ाव के साथ में यहां पर होता क्या था कि प्रगालक इस्पात तैयार हो जाता था, यानी कि स्टील तैयार हो जाता था, स्टील की सिल्लियां तैयार हो जाती थी। और यानी कि मतलब पिघला हुआ प्रगालक इस्पात अर्थात पिघला हुआ इस्पात तैयार हो जाता था। इस्पात को कहते हैं स्टील और जो हमारा लोहा होता है उसको कहते हैं आयरन। ठीक है, तो स्टील और आयरन में थोड़ा सा फर्क होता है, इस चीज को समझ के चलिएगा। ठीक है, तो यहां पर प्रगालक इस्पात अर्थात स्टील तैयार हो जाता था। फिर इस स्टील की सिल्लियां तैयार कर ली जाती थी अर्थात छोटी छोटी गट्टक बना ली जाती थी और इन गट्टकों को न केवल भारत में बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब यहां पर जब लोहा या फिर ये कहें कि जो इस्पात तैयार किया जा रहा है, इसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है? एक तो लोहे का और दूसरा काठ कोयले का। इन दोनों चीजों का इस्तेमाल होता था और इनको मटकी में, हांडी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, हांडियों अर्थात मटकियों में भर के रख दिया जाता था और फिर इनको टेंपरेचर दिया जाता था, गर्म किया जाता था, जिससे कि जो इसके अंदर लोहा रखा गया है वो और काठ कोयला दोनों पिघल जाते थे, दोनों मिलते थे। मिलने के बाद में मिलने के बाद पिघला हुआ इस्पात तैयार होता था और फिर उससे सिल्लियां तैयार की जाती थी और इनका इस्तेमाल तलवार बनाने के लिए किया जाता था। बुर्ज असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरक्कू यानी कि स्टील का ही एक बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। अब भैया ये लोग मतलब इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए इनको एक नया रूप दे दिया। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के शब्दों का निर्माण हुआ है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक सूती कपड़े के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द के विषय में डिस्कस किया था, उसी तरह से जो बुर्ज स्टील नाम यहां पर दिया गया है, ठीक है, बुर्ज, ठीक है, तो ये बुर्ज नाम असल में इसका बुर्ज नाम नहीं था। कन्नड़ में इसको उक्कू कहा जाता था, तेलुगु में इसे हुक्कू कहा जाता था और तमिल व मलयालम में उरक्कू कहा जाता था। लेकिन जब अंग्रेज गए तो अंग्रेज ने इसका एक और नाम रख दिया जो कि था बुर्ज स्टील। ठीक है, बुर्ज नाम रख दिया, तो इस तरह से इसमें अंग्रेजी का भी मतलब एक नाम ऐड हो गया। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है भारतीय बुर्ज स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया। यूरोप के जो वैज्ञानिक थे उनको काफी आकर्षित किया। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व के आविष्कारक, बिजली का आविष्कार करने वाले, विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले और पूरे विश्व में विख्यात थे ये वैज्ञानिक जिनका नाम था माइकल फैराडे। इनके विषय में हम साइंस में बहुत कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, इन्होंने भारतीय बुर्ज स्टील की विशेषताओं का 4 साल सन 1818 से लेकर के सन 1822 तक अध्ययन किया था। ठीक है, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित बुर्ज स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह से लुप्त हो गई अर्थात धीरे धीरे समाप्त हो गए। अभी समाप्त कैसे हुई इस चीज को भी अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ यहां का तलवार और हथियार उद्योग भी समाप्त होने लगा। अब जब भैया उद्योग ही समाप्त होने लगा, तलवार ही नहीं बनने लगी, तो तलवार बनाने के लिए बुर्ज स्टील को कौन तैयार
करेगा। उसकी डिमांड खत्म हो गई तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बुर्ज स्टील बनना भी कम होने लगा। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। दो कारण थे जो ये बुर्ज स्टील लुप्त धीरे धीरे होने लगी, इसके पीछे के दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि जब भारत पर अंग्रेजों ने जीत हासिल कर ली तो जीतने के बाद में यहां का जो तलवार बनाने का उद्योग था, ठीक है, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगा और अधिकतर मात्रा में बुर्ज स्टील का उपयोग इन्हीं तलवारों को बनाने में किया जाता था। इसके अलावा अब जब भारत में अंग्रेजों की विजय हो गई थी तो अंग्रेज विदेश से लाकर के, ब्रिटेन से लाकर के लोहा और इस्पात भारत में बेचने लगे। इससे क्या हुआ, भारत में बनने वाला जो लोहा और इस्पात था उसकी धीरे धीरे डिमांड कम होती चली गई, इसको संरक्षण नहीं मिला और यह धीरे धीरे लुप्त के कगार पर पहुंच गया। ठीक है, आगे बढ़ते, यानी कि धीरे धीरे ये लुप्त होने लगा। अगले पॉइंट में अब हमें देखने को मिलेगा गांव की उजड़ी भट्टियां। अब धीरे धीरे इसका विनाश कैसे हुआ इसको भी हम यहां पर समझ लेते हैं। अगली हेडिंग है गांव की उजड़ी भट्टियां। तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है बुर्ज स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी। देखो, बुर्ज स्टील को बनाने के लिए लोहे का परिशोधन करने के लिए अर्थात लोहे को शुद्ध करने के लिए बेहद परिष्कृत तकनीक की जरूरी थी, यानी कि इसके लिए बहुत ही अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। ठीक है, यानी कि सामान्य तौर पर धीरे धीरे 19वीं सदी के अंत तक, यानी कि सन 1900 तक आते आते लोहे का प्रगलन करना एक सामान्य गतिविधि बन चुकी थी। खास तौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगालक कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। कब की बात की जा रही है, यहां पर 19वीं सदी के अंत तक की बात की जा रही है। इस समय तक आते आते खासतौर से बिहार और मध्य भारत में ऐसे कई सारे जिले देखने को मिले। लगभग हर एक जिले में ऐसे प्रगालक देखने को मिलेंगे जो लोहा तैयार करने का काम करते थे लौह अयस्क से। ठीक है, लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे, वहां से लौह अयस्क लेकर के आते थे, जंगलों से लकड़ी लेकर के आते थे और इससे धीरे धीरे लोहा बनाया करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। दैनिक जैसे कि भाई खुरपी बनानी है, फावड़ा बनाना है, लोहे का फाल बनाना है, बर्तन बनाने, इन सभी को बनाने के लिए इसी लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। ज्यादातर भट्टियां मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी, अर्थात जिन भट्टियों को तैयार किया गया था, जिन भट्टियों में इस लौह इस्पात को तैयार किया जाता था, ठीक है, लोहे का परिशोधन किया जाता था, वो भट्टियां ज्यादातर मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनाई जाती थी। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगालक का हुनर खत्म होने लगा। 19वीं सदी के अंत तक ये जो हुनर था चालू रहा, ठीक है, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक आते आते ये हुनर धीरे धीरे से खत्म होने लगा। ज्यादातर गांव में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन भी गिरता जा रहा था। जो भट्टियां थी वो ठंडी होने लगी, इसके अर्थात भट्टियों में जो काम धंधा था वो रुक गया था और धीरे धीरे उत्पादन भी गिरने लगा। इसकी एक वजह नए वन कानून भी थे। देखो, भारत में जो विदेश का लोहा आया वो तो एक कारण था ही था, इसके अलावा एक कारण नए वन कानून भी थे। नए वन कानूनों के विषय में हमने चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, प्लेलिस्ट के माध्यम से अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह एक थी नए वन कानून। ठीक है, जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी, वनों को आरक्षित घोषित कर दिया और पाबंदी लगा ली कि यहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। ठीक है, तो लोहा बनाने के लिए, कोयले के लिए लकड़ी और लौह अयस्क वे कहां से ला सकते थे भाई? ये चीजें वनों से ही प्राप्त होती थी और वन पर पाबंदी लगी कि कोई व्यक्ति जा नहीं सकता। अब भाई वन कानून को नजरअंदाज करते हुए वे अगर चोरी छिपे जंगल में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर भी लेते थे, ठीक है, इकट्ठा कर लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह से कारोबार नहीं रखा जा सकता था। कहते हैं ना कि भैया आप चोरी छुपे कब तक जिंदा रह पाओगे, कभी ना कभी तो समाज में खुल के आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भैया ये अगर चोरी छुपे लौह अयस्क और जंगल से लकड़ी काट कर ले भी आए, उससे कोयला बना लें और लोहा पूरा तैयार भी कर लें, लेकिन मतलब चोरी छुपे काम कब तक चलाएंगे? धीरे धीरे आज नहीं तो कल इसको समाप्त होना ही होना है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो कारोबार था धीरे धीरे लुप्त होने लगा, ये भी नष्ट होने लगा। क्यों? क्योंकि वन कानून आ चुके थे और वनों में आम जनता के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जा चुकी थी। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया, क्योंकि भैया वो अंग्रेजों की मार से भी डर रहे थे। वन कानून बने हुए हैं, पता चला कि आप वहां पहुंच गए, उन्होंने मार दी पीछे से गोली, धाएं
और आप वहीं पर गिर पड़े पाएँ, ठीक है? आप भाई आप आ भी नहीं सकते वहाँ से, मर गए, ठीक है? तो लोग मौत से डर रहे थे, वे आजीविका के दूसरे साधन ढूँढने लगे। बहुत सारे लोग जो ऐसे कारीगर थे, जो लोहे का उत्पादन का कार्य कर रहे थे, इनके लौह उत्पादन को ना कि प्रोत्साहन किया गया, बल्कि नष्ट करने के लिए एक नया वन कानून भी लागू कर दिया गया, ठीक है? आप देख सकते हो कितने बुरे तौर पर अंग्रेजों ने हमारे साथ में गलत कार्य किए। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कुछ एक मिनट हाँ, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी, लेकिन प्रगालकों को अपने प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे उनकी आय गिर जाती थी। विदेशों में क्या था, इस प्रकार के कारोबार को बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया जाता था, लेकिन भारत में क्या है कि अगर आपको काम करना है तो भारी टैक्स दो अंग्रेजों को, ठीक है? अब टैक्स दोगे तभी व्यापार तभी अपना काम कर पाओगे, और टैक्स देने से होता क्या था कि इनकी आमदनी गिर जाती थी और ये अपने कार्य को आगे नहीं बढ़ा पाते थे। इससे क्या हुआ कि भारत में जो चीजों का उत्पादन हो रहा था, लोहे का उत्पादन हो रहा था, ये धीरे धीरे और भी गिरने लगा। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है 19वीं सदी के आखिरी तक ब्रिटेन से लोहा और इस्पात इन दोनों का आयात भी होने लगा, ठीक है? 19वीं सदी के आखिरी तक, और आखिरी तक ही यहां पर अंग्रेजों ने भारत में जो लोहे का उत्पादन हो रहा था ये गिराने का भी काम किया। जब यहां पर भारत में इसका उत्पादन गिरने लगा तो ब्रिटेन से लोहा और इस्पात का आयात होने लगा। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन और औजार बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे। अब भैया भारत का बना हुआ लोहा जो है आज मिल रहा, कल नहीं मिल रहा, परसों मिल रहा, नरसों नहीं मिल रहा, क्योंकि चोरी छिपे बना पा रहे हैं, जो बना भी पा रहे हैं, ठीक है, वो घाटे में चल रहे हैं, ठीक है? तो मिल रहा नहीं मिल रहा, इस वजह से जो भारत के लोहार लोग थे, जो बर्तन और औजार बनाने का काम करते थे, ये लोग भी आयातित यानी कि ब्रिटेन से आने वाले लोहे का इस्तेमाल करने लगे। आगे इसकी वजह से स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग भी कम होने लगी। अब जो लोहे की डिमांड भी कम होने लगी, लोहा बनाने में घाटा भी हो रहा है, तो भैया धीरे धीरे यहां पर जो लोहे का उत्पादन था वो धीरे धीरे नष्ट होने के कगार पर आ गया। अगले पॉइंट में अब हमें डिस्कस करना है भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय कैसे हुआ। अब जैसे हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कपड़े की विशेषताओं के विषय में, फिर उनके व्यापार के विषय में, ठीक है, फिर उसका पतन कैसे हुआ, फिर उनकी मिलों का भारत में उदय कैसे हुआ, ये हमने डिस्कस किया था। इसी तरह से हमने यहां पर लोहे के विषय में भी पहले इसकी विशेषताओं को डिस्कस किया, फिर इसके पतन को डिस्कस किया। अब हमें यहां पर भारत में लोहे व इस्पात कारखानों का उदय कैसे हुआ और फिर ये कैसे चले, इस चीज को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बिंदु यहां पर कहा जा रहा है सन 1904 में अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक जिनका नाम था चार्ल्स बेल्ड और जमशेदजी टाटा, जो कि आज की टाटा कंपनी देखने को मिलती है, ठीक है, इन्हीं के हमें पूर्वज देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे थे जिनका नाम था दोराबजी टाटा। ये दोनों लोग, एक तो चार्ल्स बेल्ड और दूसरे दोराबजी टाटा, ये दोनों लोग छत्तीसगढ़ में लोहा अयस्क भंडारों की खोजबीन कर रहे थे। कहां पर? छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे थे? लोहा अयस्क के भंडारों की खोजबीन करने में लगे हुए थे कि कहीं पर हमें लोहा अयस्क के भंडार मिल जाएं, और उससे ये क्या करना चाहते थे, वे भारत में एक आधुनिक लौह व इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडार की तलाश में कई महीने और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। ये चाहते थे, दोराबजी टाटा जो थे, ये चाहते थे कि भैया भारत में एक आधुनिक लौह व इस्पात संयंत्र लगाया जाए, और इसके लिए काफी सारा पैसा खर्च करना भी चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने एक अच्छे लौह इस्पात भंडार की तलाश में कई महीने और काफी सारा पैसा खर्च कर दिया। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडार की खोजबीन करने के लिए गए थे। इसके अलावा और भी कई सारे इलाकों में गए। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह व इस्पात कारखाना लगाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उन्हें उम्दा लौह अयस्क भंडार का पता लगाया जाए कि भैया सबसे अच्छा लौह अयस्क का भंडार कहां पर है, क्योंकि जब तक इनको एक अच्छा लौह अयस्क का भंडार ही नहीं मिलेगा ये कारखाना कहां पर लगा दें, ठीक है? और कारखाना वहीं पर लगाया जाना चाहिए जहां पर इनको कच्चा माल आसानी से मिल जाए, अर्थात लौह अयस्क इनको आसानी से मिल जाए। अच्छा, अयस्क किसे कहते हैं, बाकी चीजें किसे कहते हैं, इसको हम आगे की क्लासेस में साइंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाकी आपको पता होना चाहिए लौह अयस्क से लोहा बनाया जाता है, बस इतना समझ लो, ठीक है? अगले पॉइंट में कहा जा रहा है एक दिन बेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा चुके थे, एक मिनट जा पहुंचे, अर्थात यहां पर जो चार्ल्स बेल्ड हैं और ये दोराबजी टाटा, ये दोनों लोग एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष यानी कि स्त्री और पुरुष लोग टोकरियों में भर करके लौह अयस्क ले जा रहे थे, अर्थात जंगल से लौह अयस्क टोकरियों में भर के लाए और लेकर के अपने घरों की ओर जा रहे थे।
ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहां से लाए, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा करके दिखाया कि भैया वहां पर जाओ, हम वहां से ये लौह अयस्क लेकर के आए हैं। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद बेल्ट ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वह मिल चुकी है। रजहारा पहाड़ियां, ये रजहारा पहाड़ी थी, ठीक है, इसको याद रखना, रजहारा पहाड़ी, ठीक है। रजहारा पहाड़ियां दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क के भंडारों में से एक थी। यानी दुनिया में जो सबसे बेहतरीन लौह अयस्क पाया जाता है उनमें से एक भंडार हमारे भारत देश के रजहाड़ा पहाड़ियों में भी हमें देखने को मिलता है। तो इन्होंने ये बताया, जब भी बताया इसके बाद में क्या हुआ, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है लेकिन यहां पर एक परेशानी थी। अब इनको लौह अयस्क का तो भंडार मिल चुका था, लेकिन परेशानी थी ये कि यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास पानी की आवश्यकता थी और यहां पर पानी कहीं पर था ही नहीं। लिहाजा कारखाना लगाने के लिए एक सही जगह के बारे में टाटा की तलाश अभी भी जारी रही। भैया उनको यहां पर पानी नहीं मिल पा रहा था, अब यहां पर लौह अयस्क मिल रहा था तो पानी नहीं मिला, ठीक है, जहां पर पानी था वहां पर लौह अयस्क के भंडार नहीं मिल रहे थे। तो इनकी सही जगह पर कारखाना लगाने की तलाश अभी भी जारी रही। अगरिया समुदाय के लोगों ने ही इनको लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद की। भैया अगरिया समुदाय के स्थानीय लोग थे जो कि लौह अयस्क के भंडारों से परिचित थे, तो इन लोगों ने ही इनको एक और भंडार ढूंढने की में मदद की। कहा जा रहा है जहां बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई, ठीक है, यहां पर क्या कहा जा रहा है, भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की पूर्ति की गई। हाँ, मतलब अगरिया समुदाय के लोगों ने आगे चल करके जो इनको एक और लौह अयस्क की जानकारी दी, एक और स्रोत ढूंढ करके दिया, वहीं से फिर यहां पर एक भिलाई स्टील संयंत्र स्थापित किया गया और इस संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाएगी। अर्थात फिर इसके बाद में क्या किया गया, सुवर्ण रेखा एक नदी है, ठीक है, इस नदी के तट पर बहुत सारा जंगल काट कर साफ कर दिया गया। साफ करने के बाद में यहां पर फैक्ट्री डाली गई और फैक्ट्री डालने के अलावा एक औद्योगिक शहर बसाया गया, ठीक है। इस शहर को जमशेदपुर नाम से जाना जाता है, ठीक है, जमशेदपुर नाम दिया गया। इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी की उपलब्धता भी थी। यहां पर लौह अयस्क के बड़े बड़े भंडार भी थे और पानी की उपलब्धता भी इनको सुवर्ण रेखा नदी से मिल जाती थी, इसलिए इस स्थान पर फिर इन्होंने कारखाना डाला। यहां टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना हुई और सन 1912 में स्टील का उत्पादन भी करना शुरू कर दिया गया यहां पर। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना भारत में की गई, अर्थात टिस्को की स्थापना भारत में की गई और टिस्को की स्थापना के साथ ही साथ जमशेदपुर नामक शहर की भी स्थापना की गई, ठीक है, कहां पर, सुवर्ण रेखा नदी के किनारे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बनने वाले स्टील का आयात कर रहा था, ठीक है। जो टिस्को की स्थापना हुई है ये बहुत ही करेक्ट टाइम पर हुई, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो 19वीं सदी में भारत में जितने भी लोहे का इस्तेमाल किया जाता था इसका आयात ब्रिटेन से किया जा रहा था। जितने भी स्टील का उपयोग किया जा रहा था इस पूरे का आयात ब्रिटेन से होता था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहां भारी मांग थी। देखो हुआ क्या था कि भारत में अब रेलवे का विस्तार होने लगा था, ठीक है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और इन रेलवे लाइनों को बिछाने के लिए ब्रिटेन से बनी हुई पटरियों को मंगवाया जाता था, ठीक है। भारत में पटरियां नहीं बनाई जाती थी। भारत में जो इन्होंने मतलब टिस्को की स्थापना की, यहां का जो लोहा बन रहा था इससे भी इन्होंने पटरियां आगे चल करके नहीं बनाई। पहले इन्होंने क्या कहा कि यहां का जो लोहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ब्रिटेन से ही लोहा लाते थे, पटरियां बनवाकर लाते थे और उसी का यहां पर इस्तेमाल करते थे। काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है, जबकि इनको यह बात ध्यान ही नहीं थी कि यहीं पर बुर्ज स्टील का निर्माण किया जाता था जो कि लोहे के कवच को भी चीर के रख देती थी, ठीक है। इतने अधिक मतलब उस समय जब ये लोहे का उत्पादन करना भी इतना अच्छा, लोहा बनाना भी नहीं जानते थे, तब इस तरह का लोहा भारत में बनाया जाता था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे थे, ठीक है, जब तक टिस्को की स्थापना हुई तो हालात बदल चुके। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, 1912 में टिस्को की स्थापना हुई। 2 साल तक इन्होंने लोहे
का निर्माण किया। इसके बाद में क्या हुआ कि भैया प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। अगर हम देखें तो भारत में कपड़े का जो निर्माण हो रहा था, कपड़े के क्षेत्र में जो बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला, कपड़े को मतलब भारत में जो मार्केट मिली वो भी प्रथम विश्व युद्ध के समय पर मिली। और लोहा जो यहां पर बनाया जाने लगा था, टिस्को की जो स्थापना की गई, यहां से बनने वाले लोहे को भी तभी भारत में जगह मिली जब प्रथम विश्व युद्ध आया। प्रथम विश्व युद्ध जब आया तो ब्रिटेन में बनने वाला इस्पात भी यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। इस तरह भारत आने वाला ब्रिटिश स्टील भी की मात्रा भी भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई। अर्थात अब क्या हुआ, जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो ब्रिटेन में जितना भी इस्पात बनाया जा रहा था उसको युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया, अर्थात युद्ध में डाल दिया गया। अब भारत में जो ब्रिटेन से स्टील आ रहा था उसकी मात्रा में गिरावट आने लगी। अब भारत में टिस्को में जो स्टील बनाया जा रहा था उसका ही भारत में प्रयोग किया जाने लगा। हुआ क्या कि गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गई। अब इन्होंने टिस्को को कहा कि भैया हमें रेल की पटरियां बनानी और इसके लिए हमें आपकी स्टील की आवश्यकता है। अब टिस्को में बनने वाले स्टील से ही रेल की पटरियां बनने लगी। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का भी काम सौंप दिया गया कि भैया अब आप रेलगाड़ियों के पहिए भी बनाओ, युद्ध में जो गोले फेंके जा रहे हैं तोप गोले, ठीक है, इन गोलों के खोल तैयार करने का भी काम, यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्य अब इनको सौंप दिए गए। इस तरह से अगर आप देखोगे तो टिस्को जो था वो धीरे 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 आगे बढ़ने लगा। ठीक है, 1919 तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाला 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी, अर्थात अंग्रेज ही खरीद लेते। टिस्को जितना भी लोहा बनाकर तैयार करता था इसमें से 90% लोहा ये अंग्रेज लोग ही खरीद लेते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है जैसे जैसे समय बीता टिस्को, एक मिनट खरीद ले, हाँ, जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। अर्थात जैसे जैसे समय बीतने लगा तो टिस्को के द्वारा बनाए जाने वाला जो इस्पात था ये भारत में या फिर कहें कि ब्रिटिश साम्राज्य में सबसे बड़ा कारखाना बनने लगा। एक मिनट, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य यानी कि भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य फैला हुआ था वो जितने भी इस्पात का उपयोग कर रहा था वो टिस्को का ही इस्पात या फिर कहें कि लोहा या फिर कहें स्टील देखने को मिलता था। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है सूती कपड़े की तरह लोहा एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के बाद में भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा तभी भारत में लोहा और इस्पात का उद्योग भी आगे बढ़ा और इन दोनों ही मामलों में औद्योगिक विस्तार हमें देखने को मिलता, सूती कपड़े का भी और लोहा एवं इस्पात का भी। आगे कहा जा रहा है और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। भाई अगर ब्रिटिश का आयात भारत में आता रहता, ब्रिटिश की चीजें भारत में आती रहती तो भारतीय चीजों की मांग ही पैदा नहीं होती और भारत का ये उद्योग है ये आगे कभी बढ़ ही नहीं पाता। ये बदलाव प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ औद्योगिक वर्ग ताकतवर हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित होने लगा इनको और ताकत मिलने लगी और ये और भी अधिक ताकतवर हो गए और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद करने लगे। अभी तक क्या था कि भैया ये अपने बलबूते पर आगे बढ़े थे, अपने बलबूते पर वो व्यापार खड़ा किया और व्यापार खड़ा करने मतलब पहले तो अपनी कंपनियां खड़ी की, कंपनी खड़ी करने के बाद व्यापार खड़ा किया, फिर व्यापार फैलाने लगे। लेकिन जब राष्ट्रीय आंदोलन की मांग बढ़ने लगी तब इन्होंने सरकारी संरक्षण की डिमांड रख दी कि जैसे बाकी देश की सरकारें सरकारी संरक्षण दे रहे हैं इस तरह का संरक्षण हमें भी दिया जाए जिससे कि हमारा भी व्यापार फले फूले। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में बहुत सारी मांगे माननी पड़ी। यानी कि ये चूंकि हमारे भारत देश में अपना नियंत्रण रखना चाहते थे अंग्रेज, इसलिए इनको हमारे यहाँ की मांगे कुछ मांगे माननी पड़ी। बहुत सारी मांगे इन्होंने आखिरी 10 सालों में मांगी, अर्थात 1935-37 से लेकर के 1947 तक जो भी मांगे हम लोगों ने रखी, कई सारी मांगों को पूरा करने का इन्होंने काम किया। तो इस तरह से हमारा आज का ये चैप्टर यहां पर अब कंप्लीट होता है। चैप्टर में दिए गए हमने सारे टॉपिक्स को एक एक करके बेसिक के साथ में डिस्कस किया है। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना और ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ऐप पर हम फ्री में भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डेमो नोट्स वहां पर फ्री में दिए गए फ्री कंटेंट में, सिलेबस वगैरह भी हमने
दे रखा है और बाकी के एग्जाम्स के सिलेबस की भी डिमांड आ रही है, तो मैं देख रहा था उनके भी सिलेबस के वीडियोस आएंगे और पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको हमारा ये एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी के भी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है जानकारी के लिए आप में इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो शिक्षा पर आधारित होगा। हाँ, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। देखो, अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा के विस्तार के लिए क्या किया और अंग्रेजों से पहले भारत में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी, ये हम इस चैप्टर अर्थात चैप्टर नंबर 7 में आज ही डिस्कस करेंगे। याद रखना, ये चैप्टर आज ही आएगा। अभी ये वीडियो आप 12 बजे देख रहे हो, ठीक है। 12 बजे के बाद में शाम को 8 बजे या फिर 9 बजे इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर कल हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।